गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जो रेस्ट जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऑलरेडी क्लास लिया हुआ था, क्लास नंबर 1 आपका जो मैराथन क्लास ऑलरेडी हो गया है। अभी जो होने वाला है ये आपका सेकंड नंबर क्लास है। तो 2 नंबर क्लास में पहले हम बात करेंगे, लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर IMNC कलर कोडिंग, एज आपको पता है, ये देखिए ये फास्टिंग तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्रैश कोर्स टाइप का एक चल रहा है जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस टॉपिक जो है हम वो कवर कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको कहीं से भी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो IMNC कलर कोडिंग, IMNC कलर कोडिंग में आपको पता है कि इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है। तो थ्योरी के हिसाब से मैं आपके लिए एक इमेज लेके आया हूँ। देखिए ये वाला मैं एक इमेज लेके आया हूँ ताकि आप सबको एक इजी हो जाए, क्योंकि इमेज के साथ साथ अगर आपको सेम जैसे कलर कोडिंग मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कलर भी है, तो आपको सबको पता है IMNC कलर कोडिंग में मतलब यहाँ पर जो बोला जाता है लाइक जो ट्रीटमेंट, लाइक कलर कोडिंग के बेसिस में हम ट्रीटमेंट कौन सा देंगे इसके हिसाब से थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो IMNC कलर कोडिंग, ये जो ट्रीटमेंट है, ये फास्टिंग तो आपको पूछा जाएगा कि अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि IMNCI में अगर कलर कोडिंग के हिसाब से आपका कितने से कितने एज तक कवर अप होती है, मतलब जो चिल्ड्रन के, ऐसा तो नहीं है कि वो अडल्ट को अडल्ट के लिए ट्रीटमेंट है, ये अडल्ट के लिए नहीं है। IMNCI का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुडनेस। IMNCI का फुल फॉर्म क्या है? आपको फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है। आपको ऐसा दिया जाएगा कि इंटीग्रेटेड दिया जाएगा, इंटरनेशनल दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिया जाएगा चिल्ड्रन दिया जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चंस यहीं से भी अराइज हो सकती है। आपका ये इसका जो फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनाटल, ठीक है, नॉट नेशनल, नियोनाटल, कोई कोई नेशनल करते हैं, ठीक है, नियोनाटल एंड चाइल्डहुडनेस, नॉट चिल्ड्रन, ये चाइल्डहुड करनी है। देखिए आपका जो क्वेश्चंस में ऑप्शन में कहाँ कहाँ चेंज होती है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जगह में इंटरनेशनल दिया होगा, नियोनाटल जगह में नेशनल दिया होगा, ठीक है, नियोनाटल जगह में नेशनल दिया होगा, चाइल्डहुड जगह में आपको चिल्ड्रंस दे देंगे। तो कंफ्यूजन आपको यही होती है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको चला गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें कि IMNCI एग्जीक्यूट कब हुआ था, एग्जीक्यूट एनालिसिस कब आया था, 1992। आपको ये भी पूछा जाता है ईयरली कि IMNCI लॉन्च कब हुआ था, 1992 में लॉन्च हुआ था, 1992 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला कि IMNCI जो चिल्ड्रन को जो लाइक ट्रीटमेंट जो देते हैं, वो चिल्ड्रन का एज कवर अप कितने से कितने तक होती है। देखिए आपको ये भी पूछा जाएगा, ये आप याद रखिए, 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक, आपको 2 मंथ से लेके 5 ईयर तक करना है, ना कि 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर तक। 2 ईयर्स से 5 ईयर्स कभी मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए कलर कोडिंग के हिसाब से आप देख सकते हो, फर्स्ट जैसे लिखा हुआ है ग्रीन कलर, सेकंड में आपका येलो कलर, थर्ड में पिंक कलर, ये कलर कोडिंग है। मैं ऐसे बेफालतू का लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। तो कलर कोडिंग के हिसाब से देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा, नहीं तो ट्रिक तो नहीं है, मतलब एक आपको आप याद कैसे रखोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें भी कंफ्यूज हो जाता है। आपको ऐसे पूछा जाता है कि अगर IMNCI कलर कोडिंग में आपको पिंक कलर क्या इंडिकेट करती है, आपको ऐसे पूछा जाएगा। या अगर कोई चिल्ड्रन जो 3 इयर्स की है, अगर उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए, तो IMNCI कलर कोडिंग के हिसाब से आप उसको कौन सा कलर की बैंड लगाओगे, या तो कौन सा कलर की कैटेगरी में लाओगे, ठीक है, ऐसे भी पूछा जाता है। देखिए ग्रीन कलर यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, होम ट्रीटमेंट। सपोज मान लीजिए किसी पेशेंट को, या तो मतलब पेशेंट इन द सेंस किसी चाइल्ड को अगर डायरिया या तो लूज मोशन भी हो रहा है, बट वो माइल्ड फॉर्म में है, अगर वो माइल्ड फॉर्म में है, ठीक है, माइल्ड फॉर्म में इन द सेंस मान लीजिए 2 टाइम्स पर डे ऐसा हो रहा है, मान लीजिए 2 टाइम्स पर डे ऐसा हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, होम ट्रीटमेंट इन द सेंस
आप उनको ओआरएस दे सकते हो, ऐसे नहीं कि उनको सलाइन चाहिए ये वगैरह चाहिए, ठीक है, या तो मेडिकेशन का ज़रूरत है या तो एंटीबायोटिक का ज़रूरत है, आप उसको ओआरएस ओरली दे सकते हैं होम। एज आपको पता है ओआरएस का सोल्यूशन भी मतलब वन जो होगा लाइक वन पैकेट ऑफ सैचेट, वन नॉट वन पैकेट ऑफ सैचेट, वन सैचेट आपको 1 लीटर में डाइल्यूट करके अप टू 24 आवर्स तक आप यूज कर सकते हो। 24 आवर्स के ऊपर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया, सपोज ये मैं एग्जांपल दिया, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। तो देखिए ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या है, मतलब सैप। आप ऐसे ही याद रखने की कोशिश कीजिए। ग्रीन हो गया, ग्रीन मतलब आपका सैप, ग्रीन मतलब आपकी सैप, ठीक है। ग्रीन मतलब सैप, सैप मतलब आप कहाँ पर दोगे, होम, घर में दोगे, घर में ट्रीटमेंट करोगे, मतलब होम ट्रीटमेंट। तो आप ऐसे पहले आप होम से याद करके आइए, ठीक है। ग्रीन, येलो, पिंक, 3 कलर हो गया। ग्रीन मतलब आपका होम ट्रीटमेंट, येलो, येलो मतलब आपका ओपीडी ट्रीटमेंट, येलो मतलब ओपीडी ट्रीटमेंट, ठीक है। सपोज यार अगर मान लीजिए कुछ कोल्ड या कॉफ भी हुआ जो कि घर में ठीक हो सकती है, अगर नॉर्मल कोल्ड एंड कॉफ है, ठीक है, बट कंटिन्यूसली आपको फीवर वगैरह है, तो ऐसा नहीं कि आपको उसको घर में रखना चाहिए, नहीं, नहीं मत रखिए, एटलीस्ट आपको ओपीडी बेसिस में रिव्यू करवानी है, ठीक है। अगर कुछ मेडिकेशन डेली डोज की मेडिकेशन चलने वाली है तो उसको ओपीडी ट्रीटमेंट चाहिए, ओपीडी बेसिस में रिव्यू करनी है, ठीक है। येलो फॉर ओपीडी ट्रीटमेंट, आपको बस उतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। पिंक, पिंक मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट, मान लीजिए कुछ बर्न केस हो गया, ठीक है, बर्न हो गया, सीवियर लूज मोशन हो गया, सीवियर लूज मोशन हो गया, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर है, आपको हाई ग्रेड फीवर है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर कैन कच सीजर इन चिल्ड्रन, ठीक है, सीजर कच करवा सकती है, ठीक है, वो सब है। तो ग्रीन मतलब आपको होम ट्रीटमेंट, येलो मतलब ओपीडी ट्रीटमेंट, पिंक मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट, आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना ही है। ऐसा मत सोचिएगा कि घर में ट्रीटमेंट करने से हो जाएगा, आपको हॉस्पिटलाइज करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अराइज हुआ। इंटीग्रेट मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुडनेस। कब आया था, लॉन्च कब हुआ था, 1992। ये जो चिल्ड्रन को जो ट्रीटमेंट देती है वो एज कौन सा कवर अप होती है, कितना एज तक कवर होती है, 2 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक, ठीक है। कलर कोडिंग का बात किया, तो देखिए मान लीजिए पहले आपका ग्रीन आया, सेकंड में येलो आया, थर्ड में पिंक आया। तो मान लीजिए ग्रीन मतलब देखिए आप ऐसे ग्रीन, ग्रीन कहाँ होगा, होम ट्रीटमेंट, होम। येलो फॉर ओपीडी, ठीक है। पिंक, पिंक फॉर मोस्टली इमरजेंसी, आपको मोस्टली इमरजेंसी, समझ में आ गया, मोस्टली इमरजेंसी, ठीक है। होम, आप ऐसे याद सकते हो होम, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। ग्रीन मतलब होम ट्रीटमेंट, येलो मतलब ओपीडी ट्रीटमेंट, पिंक मतलब मोस्टली इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ठीक है। होप इसमें और कुछ डाउट नहीं है। तो अगर देखिए ये आईएमएनसी है, आईएमएनसी ये क्या आती है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के अंडर में आती है। ये इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी नहीं है, आईएमएनसी को एग्जीक्यूट कौन करती है। अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चंस पूछे, ऐसा कौन सा हेल्थ एजेंसी है जो हेल्थ एजेंसी है जो आईएमएनसी को प्रोमोट करती है, प्रोमोट इन द सेंस जो भी लाइक एग्जीक्यूट करती है, जो प्रोग्राम बनाती है। अगर आपको ये पूछे WHO प्लस यूनिसेफ, ये दोनों मिलके आईएमएनसीआई को एग्जीक्यूट लाइक प्रोमोट करते हैं, ठीक है, प्रोमोट आईएमएनसीआई, ठीक है। एज कवर आपका बोल दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगर आपको ये पूछे, देखिए ये आपका हो गया आईएमएनसीआई। अगर आपको आईसीडीएस की पूछे, अगर आपको आईसीडीएस की पूछे, कोई मुझे बता सकता है आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है। देखिए आईएमएनसीआई एंड आईसीडीएस में इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इंटीग्रेटेड, लेकिन वहाँ पे लिखा आएगा आपका इंटरनेशनल, वहाँ पे लिखा आएगा इंटरनेशनल, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस में इंटरनेशनल दे सकते हैं, आप कंफ्यूज होकर इंटरनेशनल मत कीजिएगा। सेम देखिए आईसीडीएस क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, नॉट सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये चाइल्ड कीजिएगा, नॉट नियोनेटल मत कीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर पूछे ICDS की फुल फॉर्म क्या है, आपको अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी है तो आप इजीली मत लीजिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा कि एग्जाम टाइम में ना आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ को इजीली मत लीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, अगर आपको पूछे ICDS में कितने एज की बच्चों को कवर अप किया जाता है, ये IMNCI की हो गई। IMNCI में 2 मंथ्स के लेके 5 ईयर्स तक। अगर आपको ICDS की पूछे, ICDS से आप याद रखिए 0 to 6 ईयर्स की बच्चों को कवर अप होगी। 0 मतलब 0 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ, ओके। 0 मंथ टू लेके 6 ईयर्स तक कवर अप होंगे, ठीक है। देखिए ये जो IMNCI कलर कोडिंग का बात किया ना, ये रायपुर SNO की क्वेश्चन है, रायपुर SNO की क्वेश्चन है, प्लस आपको आई थिंक ये नॉर्सेट 3 या 4 में दिखाई दिया था, नॉर्सेट 3 और 4 का भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर मैं IMNCI कलर कोडिंग का बात किया तो थोड़ा मैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का बात कर लेता हूँ, आपको इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का बात कर लेता हूँ, ठीक है। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, ठीक है। आपको क्या क्या इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज है, ठीक है। तो फर्स्ट एज आपको पता है WHO। WHO आपको क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO आपका क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आपको सबको पता है 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में भी जानते हैं। मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे WHO क्या बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे कौन बनाता है, WHO बनाता है। तो 7 अप्रैल को हम लोग ये जानते हैं कि ये वर्ल्ड हेल्थ डे होती है, वर्ल्ड हेल्थ डे होती है उस दिन 7 अप्रैल को, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट भी उसी दिन ही हुआ था, ठीक है। अगर हम उसका थोड़ा WHO की हेडक्वार्टर के बारे में बात करें, ये कहाँ पर है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ये थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बात करेंगे यूनिसेफ की। नेक्स्ट आपकी होगी यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशनल, यूनाइटेड नेशनल और नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशन ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। देखिए यहाँ पर जो अगर आपको भी पूछा जाए कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन चेंज यहाँ पर होती है, ठीक है। यहाँ पे चाइल्ड होगा एंड चिल्ड्रन होगा, आपको क्या ऑप्शंस करनी है, आपको चाइल्ड करनी है, नॉट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मत कीजिएगा, चाइल्ड कीजिएगा, ठीक है। चाइल्ड मतलब वो बच्चे को ये करती है, चिल्ड्रन मतलब आपको एज देखिए 0 to 12 ईयर्स तक की होती है, बट वो पूरा कवर अप नहीं करती है, ठीक है, पूरा कवर अप नहीं होती है। अगर आपको पूछे यूनिसेफ एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो 1946 में आपका यूनिसेफ जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन और नेशनल, यूनाइटेड नेशनल और नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रन मत कीजिएगा, चिल्ड्रन अगर आप करोगे तो आपका गलत, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगर देखिए मैंने जैसे ऑलरेडी बोला कि IMNCI एंड ICDS जो कितने एज की बच्चों को कवर अप होती है, अगर आपको पूछे यूनिसेफ किसको किसको कवर करती है, कवर इन द सेंस कौन सी, उनका जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस लाइक जो भी जो एक हेल्थ एजेंसीज है ना, तो जो कवर अप करेंगे किसको करेंगे, चाइल्ड नॉट चिल्ड्रन, चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वोमेन को, चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वोमेन को कवर अप करेंगे, ठीक है। यूनिसेफ चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वोमेन को कवर अप करेंगे, ठीक है। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वोमेन को कवर अप करेंगे यूनिसेफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, यूनिसेफ कौन सी कंपनी, ठीक है,
ऐसा कौन सा कैंपेनिंग है, ऐसे कौन सी कैंपेनिंग है जो यूनिसेफ के द्वारा स्टार्ट किया था? कैंपेनिंग स्टार्ट बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ कौन सी कैंपेनिंग स्टार्ट किया था, ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब आपको ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा डिजीज है जो यूनिसेफ के अंडर कवर अप होती है। ये तो आपका चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन को कवर किया, प्लस ऐसा कौन सा डिजीजेस है जो आईएमएनसीआई के अंडर में कवर अप होती है। फास्टिंग आपका हो गया न्यूमोनिया, सेकंड हो गया डायरिया, थर्ड में आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, होप आपको कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, होप आपको कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आईएमएनसीआई का बात किया, तो आईएमएनसीआई जो है वो आपका WHO कौन सी हेल्थ एजेंसी प्रमोट करती है? WHO प्लस यूनिसेफ दोनों मिलके आपका आईएमएनसीआई प्रमोट करती है। आईएमएनसीआई को प्रमोट करती है, नॉट आईएमएनसीआई को प्रमोट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसको हम नाम पे जानते हैं कि FAO। ठीक है, 3 नंबर में क्या है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको पूछे एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945। देखिए, WHO 1948, यूनिसेफ 1946, FAO 1945। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम कहाँ होती है? रोम कहाँ आती है? इटली में है। ठीक है, ये रहा आपका हेल्थ एजेंसीज। ठीक है, होप, देखिए ये तो मैं थोड़ा बहुत बताया क्योंकि आपको यूजुअली आपको ये क्वेश्चंस अराइज हो सकती है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस अराइज होती है मैक्सिमम टाइम कि यूनिसेफ में कौन सा डिजीज कवर अप किया गया है, प्लस यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर, तो वो सब छोड़िए, वो बहुत पुराना क्वेश्चन था, उसमें उतना ज़्यादा, बट फिर भी देखिए कोई भी क्वेश्चंस को आप इजीली मत लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस कहीं से भी अराइज हो सकती है। आपको ये पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। एज ए कम्युनिटी का ये पार्ट है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी में। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आपको चाइल्ड दिया जाएगा, चिल्ड्रेन दिया जाएगा, तो आप चाइल्ड कीजिए, नॉट चिल्ड्रेन नहीं करना है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखो। अगर आपको कवर पूछे कि ये कौन सी एज ग्रुप को कवर करती है, तो आपको चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन को कवर करती है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को। ठीक है, नॉर्मल वुमेन्स को नहीं, मतलब आपको ऑब्स्टेट्रिक को कवर करेगी, नॉट की गाइनिंग को ये कवर नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा हेल्थ एजेंसीज एंड आईएमएस कलर कोडिंग के बारे में बोल दिया। देखिए, ये जो मैंने इमेज लेके आया, अगर आपको कुछ भी डाउट है, ये इमेज हम आपको डिजिटल नोट्स, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट्स है, आपको डिजिटल नोट्स एक्चुअली हमारा रेडी हो रहा है। वो पता नहीं कब तक रेडी होगा, टाइम बताना मुश्किल है क्योंकि क्लास भी लेना पड़ रहा है। ठीक है, बट होप आपका नेक्स्ट अगर जो कुछ भी एग्जाम आएगा, आपका डिजिटल नोट्स रेडी हो जाएगा। आपको हर जो टॉपिक, अगर परचेज करना चाहेंगे, हम आपको नोटिस दे देंगे कितना क्या आपका जो प्राइस आएगा, क्या रेंज में आएगा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो इसको आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। नेक्स्ट जो बात करेंगे, हम लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में जो बात करने वाले हैं अभी, तो लाइक हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी जो होती है, हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी जो है, उसके लाइक कौन सा लेवल में काम करती है। ठीक है ना, लेवल इन द सेंस, जैसे आपको पता है, देखिए लेवल ऑफ मीन्स एक लेवल होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्राइमरी, ये आपकी होगी सेकेंडरी, ये होगी टर्शियरी, मतलब 3 नंबर, नॉट 5 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखिए, मैं अगर एक एग्जांपल, देखिए अगर आपको हाईएस्ट लेवल पूछे, अगर आपको पूछे कि हेल्थ केयर लेवल सिस्टम में हाईएस्ट लेवल ऑफ कौन सी है, तो आपको टर्शियरी करनी है।
देखिए प्राइमरी में आपका सब सेंटर एंड पीएचसी कवर अप हो रही है, सेकेंडरी में सीएचसी, टर्शियरी में मेडिकल कॉलेजेस एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो आती है डीएचएच, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स, जो सब लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो होती है, जिसमें आपको हर तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी, हर तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी आपको, चाहे वो माइनर ओटी हो या मेजर ओटी हो। बट सब सेंटर में पीएचसी में क्या होती है, माइनर ओटी अवेलेबल होती है। एंड सीएचसी में क्या होती है, माइनर ओटी होती है, मेजर ओटी तो होती नहीं है। बट आपको क्या किया जाता है, लाइक अगर डिलीवरी, यहाँ पे डिलीवरी किया जाता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। तो अगर अगर आप मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका, देखिए सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सी होती है, सबसे हाईएस्ट लेवल ये वाली, सबसे जो हाईएस्ट लेवल है ये वाली, ठीक है। तो ये होगी आपकी टर्शियरी, ये होगी आपकी टर्शियरी, ये हो गई आपकी सेकेंडरी, एंड ये होगी आपकी प्राइमरी, ठीक है। तो प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में क्या आएगा आपका, पीएचसी एंड सब सेंटर, पीएचसी एंड सब सेंटर। सेकेंडरी लेवल में सीएचसी एंड टर्शियरी लेवल में आपका मेडिकल कॉलेजेस आएगा, ठीक है। टर्शियरी लेवल में आपका मेडिकल कॉलेजेस आएगा। बस ये जो मैं हेल्थ केयर, जो लेवल ऑफ हेल्थ केयर का बात किया, इससे बस उतना ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपको पूछे हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम डिलीवरी इन इंडिया अगर बोलेंगे, क्योंकि हम कंट्री हमारा इंडिया के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि हम आउट के लिए, ठीक है। और ये हर जगह सेम ही होती है। बट आपको एज आप इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडिया के बारे में ही पूछेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पूछे हाईएस्ट लेवल में कौन आएगी, टर्शियरी। तो अगर देखिए मैं सब सेंटर, पीएचसी और सीएचसी के थोड़ा बात करूं, ठीक है, जो आप सबको पता है कि पॉपुलेशन कवर अप कैसे क्या होती है, आपको सबको पता है कि पॉपुलेशन कवर अप जो होती है कैसे क्या होती है। तो यहाँ पे एक टेबल्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम टेबल लेने से हम लोगों को ईजी होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको ईजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ पूछिए, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछिए, हाँ। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, मतलब हेल्थ केयर जो लेवल है, ठीक है। पहले मान लीजिए ये आपका, एक सेकंड, देखिए मैं बोल रहा हूँ, पहले ये होगी आपकी सब सेंटर, ये हो गई आपकी सब सेंटर, ठीक है। ये हो गई आपकी पीएचसी, ये हो गई आपकी सीएचसी। हमें तीन चीज होती है ना, लाइक सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी। अगर मैं सब सेंटर में पॉपुलेशन की बात करूं, पहले यहाँ पे अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, देखिए ये हो गया आपकी सब सेंटर, ठीक है, ये हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो पहले अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, आपको कितना पॉपुलेशन कहाँ कवर होती है, आपको कितना पॉपुलेशन कहाँ कवर होती है। देखिए सब सेंटर में अगर मैं प्लान की बात करूं, अगर मैं प्लान की बात करूं तो 5000। अगर मैं प्लान की बात करूं, प्लान मतलब आपकी हो गई रूरल, ठीक है, सॉरी अर्बन। प्लेन मतलब आपकी, एंड ट्राइबल की बात करूं मतलब हिली एरिया, वो आपकी हो गई 3000, ठीक है। मतलब ये हो गया आपकी रूरल एरिया, ये हो गया आपका अर्बन एरिया। अर्बन मतलब अर्बन हेल्थ सेंटर जो गांव में दिखाई देती है, रूरल मतलब जो शहरों में दिखाई देती है, ठीक है। रूरल मतलब आपकी जो शहरों में दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर पीएचसी में
अगर हम पीएचसी में बात करें तो सेम आपका प्लेन प्लस ट्राइबल। ट्राइबल मतलब आपका अर्बन हो गया, प्लेन मतलब आपका रूरल हो गया। देखिए आपका सिटी वगैरह जो आती है वो रूरल में आती है, नॉट अर्बन में आती है, ठीक है, रूरल में आती है। सही है तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉपुलेशन का बात करेंगे, सॉरी, ये आपकी होगी रूरल, ठीक है, ये होगी आपकी अर्बन, ठीक है। नेक्स्ट जो सीएचसी का, अगर पीएचसी का बात करेंगे सेम आपका प्लेन मतलब ये आपका सिटी एरिया, ये आपका विलेज एरिया, ठीक है। रूरल एरिया, रूरल मतलब क्या है, नीचे मतलब रूरल एरिया, ठीक है। अगर प्लेन का बात करेंगे तो 30,000, अगर ट्राइबल का बात करेंगे 20,000। मतलब आपको अगर पूछे कि पीएचसी में कितने पॉपुलेशन कवर होती है तो आपको 20 to 30,000 करनी है। अगर आपको पीएचसी में पूछे लाइक कितने पॉपुलेशन कवर होती है, 20 to 30,000। अगर सब सेंटर की बात करें तो 3 to 5,000। अगर सब सेंटर की बात करें तो 3 to 5,000, ठीक है। नेक्स्ट अगर सीएचसी की बात करेंगे, अगर हम सीएचसी की बात करेंगे तो देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ पर होती है, कम्युनिटी सेंटर ऑलवेज ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जो वहाँ पे प्लेन एंड रूरल नहीं रहता है, आपको सीएचसी में प्लेन या रूरल नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन कवर होती है आपको 80,000 से लेके 1,20,000 की पॉपुलेशन कवर अप होती है। आपको कितनी होती है, 80,000 से लेके 1,20,000 की पॉपुलेशन कवर अप होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या हो गया, ये पहले हो गया आपका पॉपुलेशन, ठीक है। देन अगर हम बेड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगर हमने बेड स्ट्रेंथ की बात करेंगे लाइक बेड कैपेसिटी की अगर बात करेंगे, आपको ये भी पूछा जाता है कि एक सब सेंटर में कितना बेड कैपेसिटी होती है, पीएचसी में कितना बेड कैपेसिटी होती है, सीएचसी में कितना बेड कैपेसिटी होती है। देखिए मैं आपके ये नोट्स बना रहा हूँ, आपके लिए ही बना रहा हूँ, पूरा लाइक बना के दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा वीडियो को में बने रहिए, वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आपको कभी भी इसके रिलेटेड कुछ भी आपको मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखिए ये बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ बेड कैपेसिटी अगर सब सेंटर की बात करें तो ये 0 होती है। अगर आपको बेड कैपेसिटी सब सेंटर की बात करेगी तो ये 0 होती है। अगर आप पीएचसी की बात करेगी 4 से 6 होती है, ठीक है, 4 से 6 होती है। अगर सीएचसी से बात करेगी तो 30 बेड होती है, ठीक है। देन अगर हम स्टाफ की बात करेंगे, अगर हम स्टाफ की बात करेंगे, स्टाफ इन द सेंस टोटल स्टाफ मतलब आपका डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, अटेंडेंट, चाहे वो सब सेंटर में आपका एएनएम, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो भी होते हैं, ठीक है। तो सब सेंटर में अगर स्टाफ की बात करेंगे टोटल 3 स्टाफ, कितने जो 3 स्टाफ रहेंगे वो कौन कौन होंगे, ठीक है। आपका पहले होगी एएनएम, पहले होगी आपका एएनएम। नेक्स्ट होगी मल्टीपर्पज वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर में एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। मल्टीपर्पज वर्कर में एक मेल एंड एक फीमेल। अगर पीएचसी की बात करेंगे तो टोटल स्टाफ 15 में हम ये भी बताएंगे कितने डॉक्टर्स कितने नर्सिंग, ठीक है। मतलब देखिए पीएचसी में डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, पीएचसी में आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीएचसी में स्टाफ कितने होती है, 45 से लेकर 52, 45 से लेकर 52। देखिए सीएचसी जो होती है, अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि फास्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है, फास्ट रेफरल यूनिट कौन सी होती है, सीएचसी, ठीक है। अगर आपको ये पूछे कि फास्ट टाइम डॉक्टर कहाँ मिलते हैं, फास्ट टाइम डॉक्टर कहाँ मिलते हैं तो सीएचसी में,
CHC क्या होती है, लाइक हमारा क्यूरेटिव केयर के लिए होती है। CHC जो होती है ये हम क्यूरेटिव, CHC में क्या होती है, क्यूरेटिव केयर। बट इसमें जो PHC एंड सब सेंटर में क्या होती है, लाइक प्रिवेंटिव करने के लिए, आपको सब सेंटर में लाइक प्रिवेंटिव करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर हम ये बोलेंगे लाइक वन सब सेंटर लाइक कवर अप, अगर हम बोलेंगे कवर अप के बारे में, एक सब सेंटर आपको कितना कवर करती है, एक सब सेंटर जो है आपको कितना कवर करेगी, क्या कवर करेगी। देखिए एक सब सेंटर आपको 4 विलेज, एक सब सेंटर आपको 4 विलेज कवर करती है, एक सब सेंटर आपका 4 विलेज कवर करती है। ध्यान रखिए मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ से देखिए ये टेबल अगर आप पढ़ लिए तो आपको बार बार कुछ दूसरा दूसरा नोट्स ऐसे उल्टाने का जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, सब सेंटर में पॉपुलेशन कैपेसिटी का बात किया। प्लेन मतलब आपका अर्बन एरिया जो सिटी एरिया 5,000, ट्राइबल हिली और रूरल एरिया में 3,000, PHC में प्लेन में 30,000, ट्राइबल में 20,000। अगर आपको टोटल कैपेसिटी पूछे तो 20 to 30,000। अगर आपको CHC की बात करें, ठीक है, लाइक जो CHC मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिलती है, ब्लॉक लेवल में मिलती है, मतलब आपको सिटी एरिया में, वहाँ पर प्लेन ट्राइबल नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पर 80,000 to 1,20,000 होती है। मतलब आपको ये पूछे अगर आपको 80 to 1,20,000 को लेके एक CHC बनानी है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर कितने, देखिए सब सेंटर विलेज किसके अंडर आती है, सब सेंटर किसके अंडर में आती है, PHC के अंडर में, PHC किसके अंडर में आती है, CHC के अंडर में, ठीक है। तो आपका एक सब सेंटर जो होती है, आपकी एक सब सेंटर जो होती है वो 4 विलेज कवर करती है, समझ में आ गया। अगर आपको पूछे एक PHC कितने की कवर करती है, एक PHC आपको 6 सब सेंटर कवर करती है। होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। एक CHC कितने कवर करती है, 4 PHC को कवर करती है। एक CHC कितने को कवर करती है, 4 PHC को कवर करती है, ठीक है। एक सब सेंटर 4 विलेज को कवर करती है, एक PHC 6 सब सेंटर को कवर करती है, एक CHC 4 PHC को कवर करती है। अगर आपको ये पूछे कि एक CHC आपका कितने सब सेंटर को कवर करती है, देखिए अगर एक PHC 6 सब सेंटर को कवर कर रही है, 6 सब सेंटर मतलब एक सब सेंटर 4 विलेज, मतलब 6 सब सेंटर मतलब आपका 24 विलेज। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये भी अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे कि एक CHC आपको कितने सब सेंटर को कवर करेगी, तो 24 सब सेंटर, क्योंकि देखिए एक PHC 6 सब सेंटर मतलब एक सब सेंटर इक्वल टू 4 विलेज, तो 6 इंटू 4 इंटू 24 हुआ ना। अगर आपको ये भी पूछे कि एक CHC आपको कितने विलेज कवर करेगी, एक CHC आपको कितने विलेज कवर करेगी, ठीक है। तो अगर 24 सब सेंटर को कवर कर रही है, मतलब एक सब सेंटर 4 विलेज को कवर कर रही है, तो 24 इंटू 4 कितने होगी, 96 विलेज को कवर करेगी, राइट। ये होती है क्वेश्चंस लेवल। ये जो मैं टेबल आपको बना के दिया, आप वो टेबल बस देख लो, आप वो टेबल देख लो, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो एक सब सेंटर 4 विलेज को कवर करेगी, एक PHC 6 सब सेंटर को कवर करेगी, ठीक है। एक जो CHC 4 PHC को 24 सब सेंटर को 96 विलेज को कवर करेगी, ठीक है। तो ये होती है आपका, ये जो हो गया टोटल, मैंने सब सेंटर PHC और CHC के बारे में बात कर लिया। होप बाकी जो रेस्ट जो रहा, होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आपको हेल्थ केयर डिलीवरी कंपोनेंट के बारे में पूछे, तो अगर आपको पूछे कि प्राइमरी कंपोनेंट कौन सी होती है, तो ये होती है सब सेंटर PHC एंड CHC आर द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी कंपोनेंट, ठीक है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल टेबल, ये हो गया आपका टोटल टेबल, ठीक है। होप इसमें को अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर कुछ भी छूट गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दो। बट मुझे लग रहा है कि मैं पूरा कवर अप कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपका जितना भी सब सेंटर PHC रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा इसमें ये टेबल में आपको मिलेगा।
आपको और कहीं पर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, लाइक मैंने ऑलरेडी बोला था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको जो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज के बारे में भी बोल दिया था। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज के बारे में बोल दिया था, बट अभी जो बात करेंगे यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ऑफ ट्रायड, एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज। जो डिजीज का जो थ्योरी है वो तो किसने दिया होगा, प्लस डिजीज कैसे क्या कवर अप होती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज, एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज में अगर बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिजीज। डिजीज का डेफिनेशन क्या होती है और डिजीज होती क्या है। देखिए अगर आपको नॉर्मल हेल्थ से, मान लीजिए एक पर्सन का, अगर एक पर्सन नॉर्मल है तो मीन्स वो डिजीज फ्री है। बट अगर वो नॉर्मल हेल्थ से अगर कुछ भी डेविएशन हो रहा है, अगर वो नॉर्मल हेल्थ से कुछ भी डेविएशन हो रहा है, हम उसको बोलते हैं डिजीज। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे लाइक एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज, मतलब देखिए ये हो गया आपका डिजीज। अगर हम एपिडेमियोलॉजी बोलेंगे, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ डिजीज, हमने जो डिजीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं एमंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को लेके, ठीक है, एमंग पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं कि लाइक एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज एमंग पॉपुलेशन वो होती है आपका एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज। फर्स्ट सेकंड में आपको पूछे कि लाइक एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी किसने दिया था, ऐसा कौन महात्मा है जो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी का आपका, मतलब अगर आपको पूछे हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, क्योंकि जिसने बनाया है एपिडेमियोलॉजी वही तो फादर होगी ना। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, जॉन स्नो। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, जॉन स्नो। या तो हम इसको बोल सकते हैं मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है, जॉन स्नो। ठीक है, देखिए जो एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डिजीज जो होती है ना, ये तीन चीजों में आपका लाइक एक मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ये तीन चीजों में आपका डिफ्रेंशिएट होती है। जो आपका डिजीज होती है ये आपका तीन चीजों में डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे मैं बोला कि ये मान लीजिए एपिडेमियोलॉजी में एक ट्रायड है, ये एपिडेमियोलॉजी ट्रायड। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी ट्रायड। तो उस ट्रायड में ऐसा कौन सा चीज है जो आपको डिजीज डिजीज प्रोग्रेस करवाती है, डिजीज कॉज करवाती है। देखिए मतलब अगर मैं पूछूं, लाइक अगर मैं बोलूं, लाइक अगर मतलब जो डिजीज के लिए कौन सा कौन कौन जिम्मेदारी है, नॉट कौन कौन जिम्मेदारी है। फास्टिंग तो हो गई आपका एनवायरमेंट, फास्टिंग हो गई आपका एनवायरमेंट। आपका एनवायरमेंट कैसा है वो डिपेंड करती है डिजीज के ऊपर। ठीक है, अगर एनवायरमेंट ठीक होगा एनवायरमेंट ठीक है, अगर एनवायरमेंट कुछ खराब है, मान लीजिए ज्यादा पोल्यूशन है, ज्यादा आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है, तो उसके ऑब्वियसली आपको रेस्पिरेटरी का कुछ इश्यूज भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं सब कुछ का बात कर रहे हैं। देखिए एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में आपका क्या हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल वाटर। ठीक है, अगर आपका पानी खराब होगा तो हो सकता है आपको पोलियो वगैरह कॉज करवा सकती है, कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा होस्ट। देखिए होस्ट में कौन इंक्लूड है, होस्ट में आपका पॉपुलेशन, होस्ट में कौन है, पॉपुलेशन। तो आपका एनवायरमेंट, होस्ट, ठीक है, एनवायरमेंट, होस्ट। नेक्स्ट हो गया आपका एजेंट। ठीक है, एजेंट में मतलब क्या है आपका पॉजिटिव एजेंट, किसके वजह से हो रही है। अगर आपको पूछे कुछ एजेंट हो, मतलब एजेंट सपोज मान लीजिए आपको कोलेरा हुआ, आपको कोलेरा हुआ तो उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है, विब्रियो कोलेरी। तो ये हो गया आपके एजेंट। एजेंट मतलब आपका पॉजिटिव एजेंट, एजेंट मतलब आपकी पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, ये हो गया आपका एपिडेमियोलॉजी ट्रायड, ये हो गया आपकी एपिडेमियोलॉजी ट्रायड। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा एक्चुअली एपिडेमियोलॉजी ट्रायड जो है ना, ये आपका कन्वर्ट होके नया चेंजेस आया है, जो एडवांस स्पेक्ट्रम ऑफ एपिडेमियोलॉजी जिसको बोलते हैं, जो जो जॉन स्नो के द्वारा दिया गया था।
जॉन स्नो के द्वारा दिया गया था। तो आपको पूछा, देखिए मैंने ऑलरेडी एपिडेमियोलॉजी का बता दिया। देखिए जैसे फास्ट हो गई आपकी, ये एक नंबर क्या हो गया, मैंने क्या बोला अभी, ये आपका एनवायरनमेंट, एजेंट एंड होस्ट। देखिए ऑलवेज एजेंट ऊपर में आएगा, यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज जो है एजेंट, देखिए ये ऐसा नहीं कि आप इसको एजेंट को कहीं पर भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टॉप लेवल, अगर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में पूरा टॉप लेवल में किसको दिखाई देती है, एजेंट, फर्स्ट आपका एजेंट आएगी, सेकंड में आपकी आएगी एनवायरनमेंट, ठीक है। ये ऐसे लिखना है, मैं जैसे पहले जो उल्टा लिख दिया ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। पहले आपका एजेंट, सेकंड में एनवायरनमेंट, थर्ड में आपका होस्ट। ये हो गया आपका एपिडेमियोलॉजी ट्रायड, ठीक है। ये आपकी हो गई एपिडेमियोलॉजी ट्रायड, ठीक है। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी ट्रायड कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद वो क्या अपडेट हो गया, अपडेट होके कन्वर्ट हो गई। तो सेम आपको ऐसे ही, लाइक ये तो हो गई एजेंट, ठीक है, एजेंट, ये आपका एनवायरनमेंट, ये आपका होस्ट। आपको पूछा जाएगा कि लाइक एपिडेमियोलॉजी ट्रायड अपडेट होने के बाद ऐसा कौन सा चीज जिसमें इंक्लूड किया गया, ये आपका टाइम, ये जो ट्राइंगल के अंदर में ये टाइम इंक्लूड किया गया, जिसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल। आपको ये क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल में क्या नया ऐड हुआ है, या तो क्या चेंजेस हुआ है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल में आपको क्या नया चेंजेस देखने के लिए मिला है। आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपको बोलना है कि लाइक टाइम जो है वो नया ऐड हुआ है एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल में। देखिए एजेंट एंड एनवायरनमेंट एंड होस्ट जो है वो आपका सेम ही था, लाइक उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। वो तो देखिए अगर एजेंट, एनवायरनमेंट, होस्ट है तो आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि ऐसे ट्राइंगल दिया जाएगा, ये पहला वाला आपको ट्राइंगल दे देंगे, बोलेंगे ये क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है या एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल है या एडवांस फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, आपको ऐसे भी ऑप्शंस दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चंस 3-4 प्रकार के टाइप, मतलब क्या है ना, अराइज होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे लाइक पढ़ना है कि लाइक जैसे आपको कुछ डाउट ना रहे, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछा जाएगा, जैसे मैंने प्रीवियसली बोला कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल में अभी नया कौन सा ऐड हुआ है, आपको ऐसे पूछा जाएगा कि नया क्या ऐड हुआ है, आपको नहीं पूछा जाएगा। या तो आपको ऐसे भी पूछा जाएगा कि कौन सा रिप्लेस हुआ है, रिप्लेस जो है वो आपका एडवांस फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी में आएगा। देखिए एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को रिप्लेस करके एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल बनाया गया, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइंगल को रिप्लेस करके आपको ये बनाया गया है कि एडवांस फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, एडवांस फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। एडवांस फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी में क्या है, देखिए सेम आपको ट्राइंगल देखने के लिए मिलेगा, सेम आपको ट्राइंगल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन रिप्लेस क्या हुआ है, देखिए एजेंट जो है, ठीक है, एजेंट जो है ये पॉजिटिव फैक्टर में रिप्लेस हुआ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एजेंट, एजेंट मतलब क्या है, पॉजिटिव एजेंट। तो एजेंट जो है वो आपका पॉजिटिव फैक्टर में रिप्लेस हुआ है। आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपका मल्टीपल फैक्टर में रिप्लेस हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा फैक्टर इंक्लूडेड हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया है ना एडवांस फैक्टर। देखिए हम लोग बस एनवायरनमेंट को सोच रहे थे कि पोल्यूशन के वजह से या तो कुछ पानी की वजह से ऐसे हो रहे, अभी दिया गया मल्टीपल फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर मतलब आपका एनवायरनमेंट भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, न्यूट्रिशनल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मल्टीपल फैक्टर में आपका जेनेटिक भी हो सकती है, न्यूट्रिशन भी हो सकती है, एनवायरनमेंट हो सकती है। एंड होस्ट, होस्ट किसको बोला गया था, पॉपुलेशन को। तो होस्ट को रिप्लेस करके आपको पॉपुलेशन डाला गया। ये जो मेन जो क्वेश्चंस आती है इसमें आती है कि एडवांस फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट को रिप्लेस करके, एजेंट को आपका रिप्लेस करके क्या नाम दिया गया है, या तो एजेंट का जगह में ऐसा कौन है जो रिप्लेस किया गया है। ऑप्शंस दिया जाएगा होस्ट, एनवायरनमेंट, मल्टीपल फैक्टर, पॉपुलेशन और पॉजिटिव फैक्टर। तो आपको ये करना है कि एजेंट्स का जगह में, देखिए मैंने ऑलरेडी बता दिया,
एजेंट का जगह में कॉजेटिव फैक्टर रिप्लेस हुआ है, एनवायरनमेंट का जगह में मल्टीपल फैक्टर रिप्लेस हुआ है, होस्ट का जगह में पॉपुलेशन कवर हुआ है। ये होती है एडवांस फैक्टर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, और इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, चाहे वो प्री में मिले या मेंस में मिले, बट मिलेगा ही मिलेगा आपको क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप जो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा क्लास ले लूँगा। लेकिन देखिए, इसमें से ही आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसमें से आप ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं क्योंकि कम्युनिटी जो होती है वो बहुत ही किसी किसी का नहीं होती है, याद नहीं रहती है, ठीक है। बट मैं इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ समझ लीजिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप वीडियो को बैक जाके देखिए, या तो आप कमेंट करके बताइए। हम फिर से बस ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। होप आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका एडवांस मॉडल। अगर आपको ये पूछे कि एडवांस मॉडल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में नया क्या ऐड हुआ है, तो आपको बोलना है कि टाइम। एडवांस मॉडल ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल, ये और इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, आपका सेकंड वाली और थर्ड वाली से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा क्वेश्चन से डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, मैंने ऑलरेडी बोला कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में इंटरेक्शन ऑफ क्या क्या इंटरेक्शन है। ऑलरेडी क्या बोला था, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, सोसाइटी है नहीं, फूड लिंक है नहीं, तो आपको ये आंसर जाएगा। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस को आप आराम से कर सकते हो। आपको लग रहा है जितना इजी है, हर चीज़ उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। आपको अभी इजी लग रहा है, एग्जाम में जाने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर जो मैं पढ़ा रहा था अगर थोड़ा अच्छे से सुन लेता या देख लेता तो शायद मेरा 1 मार्क बच जाता, और 1 मार्क इज इक्वल टू 1000 रैंक। आप ये मान के चलिए, अगर 1000 भी नहीं हो रहा है तो 700 मान के चलिए, बट 500 से ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। देखिए, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है नहीं, एजेंट था, होस्ट था, एनवायरनमेंट था, सर्विलेंस नहीं है, ये हो गया आंसर। मैं देखिए, ये क्वेश्चंस बस ऐसे ही पूछा जाता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड रिलेटेड, उससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। मैं आपको बस लेके आया हूँ ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा अभी वो आपका एक्चुअली में आपने पढ़ा है या याद रह रहा है या नहीं रह रहा है। अगर नहीं रह रहा है तो आप थोड़ा वीडियो बैक करके देख सकते हो, या आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर नहीं हो रहा है, आप दोबारा और एक क्लास ले लीजिए, ले लेंगे, ठीक है। बट मेरा बोलना ये है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, आपको ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए, बट एग्जाम में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ा था अभी भूल गया। देखिए, भूलना सबके लिए है, मैं भी भूलता था पहले, मैं जब आपके जगह में था, ठीक है। बट क्या है ना, आपको रिपीटेड रिवीजन करना है। आप जितना रिवीजन करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, द एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ। ये जो दिया हुआ है, जो एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट जो है आपका हेल्थ एंड इलनेस, वो कौन सी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होती है, ये आपकी कौन सी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। मतलब स्टेजेस ऑफ इलनेस को समझाती है, या इन्फेक्शियस डिजीज को समझाती है, या प्रोग्नोसिस को समझाती है, या रेट ऑफ एक्सपोजर को समझाती है, आपको ये पूछा गया। देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया, जो पॉजिटिव एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट जो होती है, ये स्टेज ऑफ इलनेस को नहीं समझाती है। आपकी आप कौन सी स्टेज में हो ये जरूरी थोड़ी समझाएगा। अगर आप मान लीजिए आपको वाटर मतलब खराब पानी पीने से या इन्फेक्शियस पानी पीने से मान लीजिए आपको पोलियो हो रहा है, तो पोलियो का कौन सी स्टेज है ये आपको थोड़ी बताएगी, नहीं बताएगी ना। तो ये क्या होती है, एक इन्फेक्शियस डिजीज की, मान लीजिए वाटर आपका इन्फेक्शन था, उसके वजह से ये कॉज हुआ है। पोस्ट में क्या आएगा, पॉपुलेशन, कि ये पर्सन से ये पर्सन अफेक्ट हुआ है,
ऐसा नहीं कि वो पर्सन जो स्टेज में था जरूरी है कि जो पर्सन को अफेक्ट किया है वो पर्सन भी सेम स्टेज में हो, ऐसा नहीं होती है। तो आपको क्या है, ये आपकी जो है एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट इन्फेक्शियस डिजीज को समझाती है। मुझे पता था आप जरूर स्टेजेस ऑफ इलनेस करने वाले थे, आपने जरूर स्टेजेस ऑफ इलनेस करने वाले थे, बट ऑप्शंस नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये आंसर आपका जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज, प्रोग्नोसिस भी नहीं जाएगा। या तो आप ऑप्शन ए करने वाले थे या तो आप ऑप्शन डी में जाने वाले थे। मुझे तो इतना डैम श्योर हूँ, मैं तो इतना डैम श्योर हूँ कि आप ये दोनों ऑप्शन में कहीं एक में जाते, ये दोनों ऑप्शन में आप चूज नहीं करते, तो हो गया ना आपका क्वेश्चन गलत। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, आप जो वीडियो को मैं बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन लेके आए हैं, क्वेश्चन देखिए, मैं हम क्या क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या बोलना चाहते हैं। ये आपका इन्फेक्शियस ऑफ डिजीज को समझाती है, ना कि स्टेज ऑफ इलनेस, ना कि रेट ऑफ एक्सपोजर को। आपको लग रहा होगा कि एजेंट है, होस्ट है, एनवायरमेंट है, कितना रेट में वो एक्सपोज हुआ है वो पर्सन, आपको वही लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपोर्ट होस्ट इज वन, मतलब जो बोल रहा है ट्रांसपोर्ट होस्ट, देखिए होस्ट आपका क्या था, होस्ट में आपका क्या था, पॉपुलेशन, जो कि आपका एडवांस फैक्टर में चेंज होकर पॉपुलेशन को कवर किया गया है। बोल रहा है जो ट्रांसपोर्ट होस्ट है वो क्या होती है, वो क्या होती है, मतलब आपको ये समझा रहा है कि जो होस्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है डिजीज को, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन या तो अनदर टू अनदर ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये क्या चीज है। मतलब पैरासाइटिस, पारासिट, सेक्सुअल स्टेज, मतलब जो भी आपका डिजीज प्रोग्रेस, जो भी आपका मान लीजिए कोई पैरासिटिकल अगर डिजॉर्डर है या कुछ ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में है, तो ये जो है ये आपका मतलब जो पैरासाइट जो आपका बॉडी में है या जो भी इन्फेक्शन है वो उसका सेक्सुअल स्टेज को पास कर रही है, या आपका एसेक्सुअल स्टेजेस को पास कर रही है, या जो ऑर्गेनिज्म आपका है आपका बॉडी में जो होस्ट में प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म है वो रिमेन अलाइव है बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट, मतलब आपका बॉडी में है बट वो आपका बॉडी में डेवलप नहीं किया, मतलब डिजीज प्रोग्रेस नहीं किया हुआ है, और लाइफ साइकिल इज नॉट कंप्लीट। मतलब ये पूछना चाहते हैं कि मतलब क्या होती है ये। ठीक है, देखिए जो ट्रांसपोर्ट होस्ट होती है ना, जो आपका ट्रांसपोर्ट होस्ट होती है, आपका जो ऑर्गेनिज्म है, अगर आप मान लीजिए कोई एक पर्सन टू अनदर पर्सन में जा रही है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो होस्ट मतलब पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन जिसको हम बोलेंगे, ये अपना सेक्सुअल स्टेज कभी भी पास नहीं करते। देखिए ये ऑर्गेनिज्म, देखिए आपका बॉडी में भी ऑर्गेनिज्म अलाइव था, इनका बॉडी में भी ऑर्गेनिज्म अलाइव है। ठीक है, मतलब वो ट्रांसपोर्ट हुआ है, बट जो नया न्यू जो पर्सन था वो हो सकती है कि मतलब जो डेवलपमेंट लाइक डिजीज का मतलब जो भी प्रोसेस है या डिजीज डेवलपमेंट प्रोसेस में नहीं गया है, मतलब आपका वो डेवलप जो डिजीज का जो डेवलपमेंट है वो डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बट आपका ऑर्गेनिज्म अलाइव है, हो सकता है वो बाद में करवा सकती है, हो सकता है वो आपका बाद में ऑर्गेनिज्म जो है वो आपका डिजीज डेवलपमेंट प्रोसेस करवा सकती है। तो आपका जो आंसर है ये, ठीक है, पैरासाइट रिमेन्स एसेक्सुअल्स, एसेक्सुअल्स नहीं रहती है। ठीक है, आपका सेक्सुअल, देखिए सेक्सुअल स्टेज में पास नहीं होती है कि एसेक्सुअल्स भी नहीं रहती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिमेन्स अलाइव बट डज नॉट अंडरगो डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी आपको आइसबर्ग थ्योरी के बारे में बोल दिया था, लाइक, ठीक है, तो जो होती है जैसे मैंने बोल दिया था कि मान लीजिए ये आपका एक आइसबर्ग है। ठीक है, ये आपका सबमर्ज पार्ट, मतलब ये नीचे भीगा हुआ पार्ट, मतलब ये बड़ा वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका बड़ा वाला पार्ट है, ये फ्लोटिंग पार्ट है, फ्लोटिंग इन द सेंस टीप, टीप और फ्लोटिंग पार्ट है। ये आपका सबमर्ज पार्ट है, ये आपका सबमर्ज्ड पार्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था मेरा प्रीवियस क्लास में। तो फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग डिजीज रिप्रेजेंट, जो फ्लोटिंग टिप है, मैंने बोला था क्या, टिप, फ्लोटिंग टिप और टिप। ठीक है, तो ये क्या आपको शो करती है, लाइक क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस, कैरियर और इंक्यूबेशन पीरियड, आपको क्या शो करती है। देखिए मैंने ऑलरेडी बोला था जो टिप पार्ट है, जो टिप पार्ट है, जो टिप पार्ट है आपका
लाइक अगर पेशेंट डायग्नोस्ड है या तो क्लिनिकल केसेस है, डायग्नोस्ड है या तो क्लिनिकल केसेस है, या आपका जो डिजीज मतलब आपको लाइक जो डिजीज आपका सिम्टोमेटिक है, लाइक जो डिजीज में आपका सिम्टोमेटिक है, ठीक है, जो डिजीज को फिजिशियन ने आपका आइडेंटिफाई किया है कि हाँ इस पर्सन को ये डिजीज है। आपका प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये आपका फ्लोटिंग टिप्स में आएगा। एंड क्लिनिकल केस मतलब इसमें हम 100% श्योरिटी है कि हाँ ये सब है इनके पास, तो फ्लोटिंग टिप जो है ये आपका क्लिनिकल केस में आएगा। जो आपका अनडायग्नोस्ड केस या कैरियर या इंक्यूबेशन पीरियड है, देखिए इंक्यूबेशन पीरियड तो नहीं रहती है आपका अनडायग्नोस्ड केस। अगर आपको पूछे कि सबमर्ज पार्ट में क्या आएगा, आपका अनडायग्नोस्ड केस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा एसिम्टोमेटिक, ठीक है। लेटेंट केस मतलब आपको क्या है, छुपा हुआ केस, जो केस को हम मतलब ढूंढ के निकालते हैं। अगर हम केस के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया हिडन केस, लेटेंट केस, हिडन केस। जो केस एपिडेमियोलॉजिस्ट के द्वारा फाइंड आउट किया गया है वो केस आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक आपका हो गया हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस। क्योंकि जो बोलते हैं ना साइलेंट किलर ऑफ डिजीज इन चिल्ड्रन दैट इज हाइपोथर्मिया एंड साइलेंट किलर ऑफ डिजीज इन एडल्ट दैट इज हाइपरटेंशन। तो जो डायबिटिक एंड जो हाइपरटेंशन होती है ये आपको कभी भी अर्ली स्टेज में बहुत कम रेयर दिखाई देती है, तो ये आपको बढ़ा हुआ मिलता है, इसीलिए हम इसको सबमर्स्ड पार्ट में रखे हुए हैं ताकि वो, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बोला सबमर्स्ड वर्सन अकॉर्डिंग टू आइसबर्ग फेनोमेना रिप्रेजेंट, आपको जो सबमर्स्ड पोर्ट का बोला था। देखिए अनडायग्नोस्टिकेट क्लिनिकल केस तो आपका आ गया टीप पार्ट में, ठीक है। ट्रीटेड केसेस भी आपका जाएगा, ट्रीटेड केसेस या डेड केसेस आपका भी टीप पार्ट में जाएगा। आपको अनडायग्नोस्ड केस, ठीक है, अनडायग्नोस्ड केस जो है ये आपका सबमर्स्ड पोर्शन में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होस्ट फैक्टर इन कॉजेशन ऑफ डिजीज इंक्लूड ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। होस्ट फैक्टर मतलब ये पूछ रहा है जो होस्ट फैक्टर था, आपको 3 फैक्टर था, एक था एजेंट, एक था होस्ट, एक था एनवायरमेंट, एक था एजेंट, एक था होस्ट, एक था एनवायरमेंट। तो आपको पूछ रहा है जो होस्ट फैक्टर था, होस्ट फैक्टर में हम क्या क्या चीज इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक एज, सेक्स, एथनिसिटी और एक्सपोजर टू हीट, ठीक है। चलिए बताइए क्या क्या इंक्लूड हो सकता है होस्ट फैक्टर में। जो आपका होस्ट फैक्टर में है वो क्या क्या इंक्लूड हो सकती है। देखिए एज तो आएगा क्योंकि एज ये देख होस्ट में कौन जाती है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का एज भी वेरी करता है, सेक्स चाहे वो पर्सन टू पर्सन अगर कुछ भी डिजीज आपको कॉज करवा रहा है, एथनिसिटी मतलब आपका जेनेटिक भी आपका कॉज कर सकते हैं, ये भी एक कॉज ऑफ पॉपुलेशन। बट एक्सपोजर टू हीट इट्स रिमेन्स अंडर एनवायरमेंट, ये होस्ट के अंदर नहीं आती है, ठीक है। क्या बोला, एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट। जो एक्सपोजर टू हीट आपका एनवायरमेंट का अंडर में आएगा, ठीक है। आपको पूछा गया एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में आपका आंसर किया जाएगा डी। आपको एक्सेप्ट का पूछा गया है, नॉट कोई बोला है कि कौन सा आएगा, एक्सेप्ट पूछा गया। व्हिच डिजीज नॉट एप्लीकेबल इन आइसबर्ग फेनोमेना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आइसबर्ग फेनोमेनन में ऐसा कौन सा डिजीज है, व्हिच डिजीज नॉट एप्लीकेबल इन आइसबर्ग फेनोमेना, व्हिच इज नॉट ए कॉम्पोनेंट। अच्छा, व्हिच डिजीज ऐसा कौन सा डिजीज है जो आइसबर्ग फेनोमेना में इंक्लूड नहीं है। लाइक अगर हम बोलेंगे, देखिए मैंने जैसे बोला कि मान लीजिए ये आपका टीप पार्ट है, ये सबमर्ज पार्ट है, तो आइसबर्ग फेनोमेनन में हम उसको जैसे मान लीजिए अभी हम डायबिटिक और हाइपरटेंशन का बात किए, तो ये आइसबर्ग फेनोमेनन में इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम उसको डायग्नोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कौन सा डिजीज है, व्हिच डिजीज नॉट एप्लीकेबल इन आइसबर्ग फेनोमेना, कौन सा डिजीज है जो आइसबर्ग फेनोमेना में इंक्लूड नहीं है। पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस,
या रूबियोला, कौन सा जाएगा? देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे थे मोस्ट इंपोर्टेंट। 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जो आइसबर्ग फेनोमेनन में कौन सा डिजीज इन्वॉल्व नहीं है, आप याद रखने की कोशिश करो, MTR, ठीक है। देखिए मिजिल्स, मिजिल्स जो है आपका आइसबर्ग फेनोमेनन में नहीं आएगा, क्योंकि लाइक मिजिल्स जो है वो केसेस मतलब आइसबर्ग में लाइक ना तो आपका डीप पोर्शन में आएगा ना तो आपका सबमर्ज पोर्शन में आएगा, ठीक है। मिजिल्स, टीटानस, क्योंकि लाइक ऐसा बोलते हैं क्यों नहीं आता है, क्योंकि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, लाइक वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसा होती है, ठीक है। तो इनको लाइक डायग्नोस्ट करना शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, तो इसीलिए इनको रखा नहीं गया है आइसबर्ग फेनोमेनन में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका रेबीज एंड रूबेला, नॉट रूबियोला। देखिए रूबेला अलग होती है, रूबियोला अलग होती है। रूबेला आपका अलग होती है, रूबियोला आपका अलग होती है, ठीक है। तो आपको मिजिल्स, टिटानस, रेबीज एंड आपका क्या आएगा, रूबेला, ये चीज नहीं होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शंस जाने वाला है ये आपका मिजिल्स जाएगा, ठीक है। आपका जो ऑप्शंस यहाँ पर जाएगा ये आपका मिजिल्स रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which is not a component of iceberg phenomena, which is not a component of iceberg phenomena? Tips, visible, submerged, untips. टिप्स, विजिबल, सबमर्ज्ड और अनटिप्स, क्या होगा? देखिए आपका आइसबर्ग में टिप्स, टिप्स को विजिबल समझाती है। आपको पूछा है कौन सी एक कंपोनेंट नहीं है, कौन सी आइसबर्ग फेनोमेनन की कंपोनेंट नहीं है। टिप्स विजिबल सेम होती है, अनटिप्स बोल के कुछ नहीं होती है। आपका आंसर डी जाने वाला है, सबमर्ज्ड, और इसको बोलते हैं अनविजिबल। सबमर्ज्ड और अनविजिबल बोल सकते हैं, टिप्स को विजिबल बोलते हैं, सबमर्ज्ड को अनविजिबल बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो जाने वाला है अनटिप्स, अनटिप्स बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अनटिप्स बोल के ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ पर बात कर रहा था कुछ डिजीज के बारे में, जैसे फेनोमेना, मिजिल्स का बात कर रहा था। देखिए आपका मिजिल्स का दूसरा नाम है रूबियोला, आपका मिजिल्स का दूसरा नाम है रूबियोला। देखिए यहाँ पर भी रूबियोला दिया हुआ है, आपको यहाँ पे रूबियोला भी दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन जाएगा मिजिल्स, सेकंड में आपका रूबियोला जाएगा, क्योंकि मिजिल्स का दूसरा नाम देखिए, एक हो गया मिजिल्स मॉम्स रूबेला, मिजिल्स को हम रूबियोला नाम से जानते हैं, मॉम्स को रूबुला नाम पे जानते हैं, एंड रूबेला को रूबेला ही बोलते हैं, ठीक है। रूबेला, और इसको बोलते हैं जर्मन मिजिल्स, रूबेला को हम जर्मन मिजिल्स के नाम पे जानते हैं, ठीक है। ये होगी उनका जो दूसरा दूसरा नाम, मिजिल्स को रूबियोला, यहाँ पे रूबियोला भी दिया हुआ था। आपको जरूर आपका दिमाग में, मुझे पता है आपका दिमाग में ये नहीं आया होगा कि ये तो मिजिल्स एंड रूबियोला सेम नाम है, तो सर मिजिल्स कैसे बोले, ठीक है। देखिए अगर आपको प्रायोरिटी भी पूछे, पहले आपको मिजिल्स करना है। अगर आपको मिजिल्स ना दिया होगा तो फिर रूबियोला दिया होगा। आप ये मत सोचिएगा कि फेनोमेना के अंडर तो रूबियोला नहीं आता है, मैंने रूबेला बोला, रूबियोला नहीं बोला, मैंने आपको रूबेला बोला, रूबियोला नहीं बोला, ठीक है। तो मिजिल्स का दूसरा नाम है रूबियोला, मॉम्स का दूसरा नाम है रूबुला, एंड रूबेला का दूसरा नाम है जर्मन मिजिल्स। देखिए मिजिल्स अलग, जर्मन मिजिल्स अलग, आप सेम मत सोचिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होप आपको इसमें एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी प्लस आइसबर्ग में कुछ डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे थोड़ा डिजीज के बारे में। जो डिजीज जो था, थोड़ा फेजेस ऑफ डिजीज, आपका डिजीज की बहुत सारी फेज होती है, आपके डिजीज के बहुत सारी फेज होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फेजेस ऑफ डिजीज में मैंने बहुत सारा आपको लिख के रखा है कि ऑलरेडी जैसे मैंने बोला कि डिजीज क्या होती है, लाइक डेविएशन फ्रॉम द हेल्थ, डेविएशन फ्रॉम द हेल्थ, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका वो डिजीज है, ठीक है, वो आपकी डिजीज होती है। तो डिजीज में आपको देखिए ये फेजेस ऑफ डिजीज में कुछ कुछ फेज है,
जो आपका ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज विंडो पीरियड। देखिए ये आपका शॉर्ट नोट्स है, ये आपके जो मैं ये लेके आया हूँ ये शॉर्ट नोट्स है, और ये आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि विंडो पीरियड क्या होती है। ठीक है, तो मैं देखो मैं विंडो पीरियड सपोज मान लीजिए हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, हमारा बॉडी में, मैं फुल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, एंटर करने के बाद जो हमारा एंटीबॉडी फॉर्म हो रही है, एंटीबॉडी कौन फॉर्म करेगी? बॉडी, हमारा खुद का बॉडी। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, एंटर करने के बाद जो एंटीबॉडी फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। आपको आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि सपोज मान लीजिए एक पर्सन से उसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री किया, आफ्टर एंटर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी जो एंटीबॉडी फॉर्म कर रही, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री करने के बाद जो हमारा बॉडी एंटीबॉडी फॉर्म किया उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा विंडो पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोड्रमल फेज, फिक्सियस फेज। आपको इंक्यूबेशन पीरियड ना देके कुछ दूसरा भी दे देगा, तो आपको ये देखिए ये शॉर्ट नोट्स है, इसका और कुछ डेफिनेशन नहीं है, आपको डेफिनेशन खुद को समझना है। हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया, एंटर करने के बाद हमारा बॉडी जो एंटीबॉडी फॉर्म किया या जो एंटीबॉडी तैयारी किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विंडो पीरियड। या तो आपको ऐसा भी कुछ पूछा हो सकता है कि व्हाट इज विंडो पीरियड। आपको ऑप्शंस दिया जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने के बाद एंटीबॉडी फॉर्म हुआ, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करने के बाद जो फास्ट सिम्टम दिखाई देता है उसको बोलते हैं, या आपका पीक लेवल ऑफ सिम्टम, मतलब आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करने के बाद जो सिम्टम है वो पीक लेवल में चला गया, वही है क्या? ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं इसके रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जितना मैं बोल रहा हूँ आप उतना ही ध्यान रखो। माइक्रो सीधा सिंपल सा अगर आप याद रखोगे तो आपको सिंपल सा याद रहेगा। आप अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करोगे तो आपको कभी याद नहीं रहेगा। ठीक है, मैं सिंपली बोल रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद हमारा जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी है वो आपका एंटीबॉडी फॉर्म किया, उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। आपको इसमें से क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा और पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड। सेम आपका हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, एंटर होने के बाद एंटर होने के बाद जो फास्ट सिम्टम दिखाई देगी, जो फास्ट सिम्टम, देखिए साइन अलग सिम्टम अलग, आपको ये भी डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। साइन जो हम खुद चेक करते हैं थ्रू द लेबोरेटरी टेस्ट और कुछ टेस्ट करके या कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करके, बट सिम्टम जो है वो आपको पेशेंट खुद बोलेगा कि मेरा हेडेक हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी आ रहा है। ठीक है, उल्टी जैसा लग रहा है, ये हो गया आपका सिम्टम। मुझे आँख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लाइक ईचिंग सेंसेशन हो रहा है, ये आपका सिम्टम। ठीक है, साइन जो होती है कुछ टेस्ट हो गया। कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग जो बीपी चेक कर रहे हैं, बीपी इज ए साइन और सिम्टम? जो हम लोग बीपी जो चेक कर रहे हैं, बीपी इज ए साइन और सिम्टम? बीपी इज ए साइन नॉट ए सिम्टम। बट अगर पेशेंट बोलेगा कि मुझे बुखार जैसा लग रहा है, अगर पेशेंट बोलेगा कि मुझे बुखार जैसा लग रहा है, मेरा बॉडी गर्म है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ लग रहा है, वो हुआ है सिम्टम। टेम्परेचर चेक करना इज ए साइन, बट पेशेंट अगर बोल रहा है, पेशेंट कुछ भी बोल रहा है, वो होती है सिम्टम। ठीक है, होप आपको इसमें से कुछ आपको डाउट नहीं हुआ होगा। तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री करने के बाद जो हमारा बॉडी में एंट्री करने के बाद जो फास्ट सिम्टम दिखाई देगा, चाहे वो आपका चिल्स हो, चाहे वो आपका कोल्ड हो या कफ हो, ये होगी आपकी सिम्टम। ठीक है, होप कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपको मतलब डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा लिखा दूं कि लाइक एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू appearance of fast and appearance of fast sign symptom,
हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री किया, एंट्री करने के बाद जो फास्ट सन सिम्टम अपेयरेंस हो रहा है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोडर्मल फेज। व्हाट इज प्रोडर्मल फेज? नेक्स्ट आपका आएगा प्रोडर्मल फेज, ठीक है। तो प्रोडर्मल फेज क्या होती है? देखिए, मान लीजिए, देखिए सेम आपका बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री हो गया, हमारा बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद जो हमारा सिम्टम दिखाई दिया, जो हमारा सिम्टम दिखाई दिया वो तो आपका पीक लेवल में होगा। पीक लेवल इन द सेंस आपका हाईएस्ट लेवल में। अगर आपको हेडेक हो रहा है मतलब आपको सीवियर हेडेक हो रहा होगा, मतलब आपका पीक लेवल में होगा। अगर आपको बुखार आया है तो आपको बुखार कंटिन्यूसली रहेगा, चाहे वो 2 दिन रहे या 4 दिन रहे। बट देखिए सिम्टम तो आपको पीक लेवल में जाएगा, बट जो डायग्नोसिस है, सपोज हम डायग्नोस करने की तो कोशिश करेंगे ना कि ये क्या डिजीज हो सकती है, क्या डायग्नोसिस हो सकती है, वो आपका कंफर्मेशन नहीं होगा। जो डायग्नोसिस है वो आपका कंफर्मेटिव नहीं होगा, जो आपका डायग्नोसिस है वो आपका कंफर्मेटिव नहीं होगा। बस आप इतना याद रखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद फास्ट जो सिम्टम दिखाई दिया, नॉट साइन, फास्ट जो सिम्टम दिखाई दिया उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बट वो जो सिम्टम अगर आपका पीक लेवल में बढ़ गया एंड आपका जो डायग्नोसिस है वो आपका कंफर्मेटिव अभी तक नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं प्रोडर्मल फेज, इसको बोलते हैं प्रोडर्मल फेज। आपको देखिए इसमें से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, पूछा जाता है। आप कुछ भी चीज को इजीली मत लीजिएगा, मैं पहले से एक ही बार आपको बोल रहा हूँ, इजीली मत लीजिएगा, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी अगर आप और एक बार बोलो, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करने के बाद जो ऑलरेडी सिम्टम दिखाई दिया था उसको तो बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ये जो सिम्टम है अगर ये पीक लेवल तक चला जाएगा, पीक लेवल मतलब पूरा हाई लेवल तक चला जाएगा, प्लस पीक लेवल जाने के बाद हम लोग जो डायग्नोसिस करने की तो कोशिश करेंगे ना कि ये कौन सी डायग्नोसिस हो सकती है, वो आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। लाइक मान लीजिए ये आपका एनसेफेलाइटिस है या एनसेफेलोपैथी है या कुछ और डिजीज है, ये आपको कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, वो होती है प्रोडर्मल फेज। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपका डायग्नोस कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, डायग्नोस अगर कंफर्मेटिव नहीं हो रही है तो ये होती है आपका प्रोडर्मल फेज। डायग्नोसिस अगर आपका कंफर्मेटिव नहीं हो रही है तो ये आपका हो गई प्रोडर्मल फेज, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका फेस्टिजियम फेज। नेक्स्ट आपका आएगा फेस्टिजियम फेज। फेस्टिजियम फेज में क्या होगा? सेम एज, मान लीजिए आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री किया, एंट्री करने के बाद आपका जो सिम्टम था, आपका जो सिम्टम शो हो रहा था ये आपका पीक लेवल में है, आपका जो सिम्टम हो रहा था ये आपका पीक लेवल, सेम सिम्टम आपका पीक लेवल में है। बट यहाँ पर जो डायग्नोसिस थे, देखिए प्रोडर्मल फेज में आपका डायग्नोसिस जो है ये आपका कन्फर्मेटिव नहीं हो पा रहा था, बट यहाँ पर जो डायग्नोसिस होगी ये आपका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होगी। यहाँ पर जो आपका डायग्नोसिस होगी ये आपका कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होगी। ये हो गई आपकी फेस्टिजियम फेज, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हो गई डिक्लाइन फेज। नेक्स्ट आपकी हो गई डिक्लाइन फेज। होप आपको कुछ डाउट नहीं हो रहा, अगर कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट करो, ठीक है, या तो हम क्लास फिर से लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्लाइन फेज में क्या है, आपका जो सिम्टम शो हो रहा था, आपका जो भी सिम्टम पीक लेवल में था वो आपका डिक्रीज हो जाएगी। सिम्टम आपका जो पीक लेवल में था वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्लाइन फेज में देखिए, डिक्लाइन फेज में 2 फेजेस होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो आपका सिम्टम जो डिक्रीज हो रही है, जैसे आपको पता है कि फीवर में क्राइसिस लाइसिस होती है, क्राइसिस में सडनली आपका डिक्रीज हो जाती है, लाइसिस में आपका बढ़ जाती है। सेम है आपको ये डिक्लाइन फेज में अगर आपका सिम्टम सडनली डिक्रीज हो रही है, अगर आपका सिम्टम सडनली डिक्रीज हो रही है, अगर आपका सिम्टम ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। आपको 2 चीज होती है, एक होती है सडनली, एक होती है ग्रेजुअली। अगर आपका मान लीजिए अगर आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि एक डिजीज में अगर सिम्टम सडनली डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन फेज में अगर सिम्टम आपका सडनली डिक्रीज हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफरवेंटिस, इसको बोलते हैं आपका डिफरवेंटिस। ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो चीज़ है आपको ऐसे नॉर्मली याद नहीं रहेगा,
ये आपका डिफरमेंटिस। अगर आपका ग्रेजुअली आपका डिक्रीज हो रही है, अगर आपका ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कन्वल्सेंसेस, कन्वल्सेंस नॉट सेंसेस। आपको इसको बोलेंगे कन्वल्सेंस, इसको बोलेंगे डिफरमेंटिस। तो व्हाट इज डिफरमेंटिस, व्हाट इज कन्वल्सेंस? अगर आपके पास सिम्टम अगर सडनली डिक्रीज हो रही है तो डिफरमेंटिस, अगर आपका ग्रेजुअली हो रही है तो आपका कन्वल्सेंस। ठीक है, नेक्स्ट, होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हो गया आपका डिफेक्शन। देखिए डिफेक्शन में क्या होगा, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री हुआ था, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी क्या है, बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, बॉडी में आपकी प्रेजेंट नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट। ठीक है, मतलब ये आपका बॉडी में नॉन इन्फेक्शियस है एंड कंप्लीट रिकवरी। अगर आपको पूछे कि अगर एक डिजीज होने के बाद अगर कंप्लीटली आप रिकवर हो रहे हो तो ये कौन सी डिजीज की पार्ट है, ये आपकी हो गई कंप्लीट रिकवरी, कंप्लीट रिकवरी प्लस नो इन्फेक्शन, प्लस आपकी नो इन्फेक्शन। ठीक है, होप इसमें आपका कुछ डाउट नहीं है। देखिए मैंने कुछ केस करियर की बात किया था, मैंने आपको कुछ केस एंड करियर की बात किया था। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर जो मैं केस का बात किया था, देखिए व्हाट इज केस एंड व्हाट इज करियर, व्हाट इज केस एंड व्हाट इज करियर। देखिए केस जो है ना, केस जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो वो प्रेजेंट रहेगा, सिम्टम जो है वो आपकी प्रेजेंट रहेगी, एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मैंने ऑलरेडी बोला कि ट्रांसपोर्ट होस्ट मतलब आपका एक पर्सन टू एक पर्सन में अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है वो आपकी प्रेजेंट रहेगी। ये होती है केस, मतलब आप डायग्नोस्ड हो, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, सिम्टम भी प्रेजेंट है, आपको ट्रांसपोर्ट हुआ है। कैरियर में क्या होती है, कैरियर में क्या होती है, आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तो प्रेजेंट रहेगी, सिम्टम जो है वो एब्सेंट रहेगी, ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगी। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, सपोज मान लीजिए कैरियर, हम कैरियर किसको बोलेंगे, सपोज एक मुझे मुझे ऑलरेडी एक डिजीज है, सपोज मेरे से आपको अगर ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, आप हो गए कैरियर, मैं तो केस हूँ, मैं तो केस हूँ, मैं केस हूँ, आप हुए कैरियर। मेरे में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सिम्टम भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, बट आप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, सिम्टम हो भी सकता है नहीं भी हो सकते, प्लस एंड माइनस। मतलब क्या है, कैरियर में आपका माइनस होगा, आप कैरियर, आपका अभी तक जो सिम्टम है वो आपको शो नहीं किया है, आप मेरे से केस कैरियर किए हो सकता है आप बाद में केस हो जाओगे, हो सकता है आप बाद में केस हो जाओगे। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट क्योंकि मेरे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको ट्रांसपोर्ट हुआ है ना, तो ट्रांसपोर्ट मतलब जो होस्ट, जो पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन मतलब जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो केस में आपको अगर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रहा हूँ जो भी आपका स्लाइड लेके आया हूँ ये आपका कुछ भी फालतू का स्लाइड या फालतू का क्लास नहीं है, मैं पहले से आपको बस एक बता के जा रहा हूँ। केस में अगर आपको पूछे कि अगर कोई पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस सिम्टम प्लस ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट है तो उसको केस बोलते हैं। अगर आपको ये पूछे कि कैरियर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, सिम्टम प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा, ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा। देखिए केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, सिम्टम भी प्रेजेंट रहेगा, ट्रांसपोर्ट भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, कैरियर में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगा, सिम्टम नेगेटिव रहेगा, ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट रहेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ जो केस है वो आपका सिम्टोमेटिक है। सिंपल फंडा में अगर मैं बात करूँ तो जो केस है वो आपका सिम्टोमेटिक है और जो कैरियर है ये आपका एसिम्टोमेटिक है, जो कैरियर है ये आपका एसिम्टोमेटिक है। मतलब आपका कैरियर में सिम्टम दिखाई नहीं देगा और केस में आपका सिम्टम दिखाई देगा, तो ऐसे क्या बोला है कि नेगेटिव, मतलब आपका केस एंड कैरियर। वो आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। देखिए आप एक मैं छोटा सा टेबल बना दे रहा हूं आपके लिए, ठीक है,
अब मैं आपके लिए एक छोटा सा टेबल बना दे रहा हूँ। देखिए ये हो गई आपकी केस, ये हो गई आपकी कैरियर, ये हो गई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो गई आपकी सिम्टम, ये हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगी, सिम्टम भी प्रेजेंट रहेगी, ट्रांसपोर्ट भी प्रेजेंट रहेगी। कैरियर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेगी, सिम्टम नहीं रहेगी, ट्रांसपोर्ट रहेगी। मतलब आपका जो केस है वो आपका सिम्टोमेटिक है, केस जो है आपकी सिम्टोमेटिक है। ठीक है, कैरियर जो है ये आपकी एसिम्टोमेटिक है, कैरियर जो है ये आपकी एसिम्टोमेटिक है। ठीक है, अगर फिर मैं केस की थोड़ा बात करूं, अगर मैं आपको केस की बात करूं, अगर मैं केस की बात करूं, ठीक है, आपकी जो केस होती है ये आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती है। जो केस होती है आपकी 3 टाइप्स होती है। ठीक है, 3 टाइप्स में क्या हो गया, फर्स्ट में हो गया आपका प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। देखिए प्राइमरी में क्या होती है, प्राइमरी में क्या होती है, अगर फास्ट केस पर्सन, जो पर्सन पहले केस हुआ है, केस मतलब जो पर्सन पहले सिम्टोमेटिक हुआ है, जो जो फास्ट सिम्टोमेटिक पर्सन, लाइक मैं अगर ऐसे बोलूं कि फास्ट केस पर्सन और फास्ट सिम्टोमेटिक पर्सन, कुछ भी डिजीज का फास्ट सिम्टोमेटिक पर्सन जो होती है वो आपकी हो गई प्राइमरी केस, ये आपकी होती है प्राइमरी केस। ठीक है, सेकेंडरी केस किसको बोलेंगे, फास्ट सिम्टम ऑफ पर्सन के होने के बाद जितने भी पर्सन हुए, ऑल पर्सन्स, आपको जो भी पर्सन आपका नेक्स्ट जो डायग्नोसिस होगा, नेक्स्ट जो पर्सन आपका डायग्नोसिस होगा, मतलब फास्ट केस पर्सन इन द, देखिए केस अलग डायग्नोसिस अलग, केस मतलब सिम्टोमेटिक, फास्ट सिम्टोमेटिक पर्सन इज द प्राइमरी केस। नेक्स्ट आपका जो भी पेशेंट आएगा, जो भी पर्सन जो भी सिम्टोमेटिक आएगा वो सेकेंडरी में जाएगा। देखिए सिम्टोमेटिक, अगर एक पेशेंट को सिम्टम दिखाई देने के बाद ही हम उसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डायग्नोस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऐसे बोलूँगा जो फास्ट डायग्नोस्टिक केस है, जो आपका फास्ट डायग्नोस्टिक केस है, चाहे वो आपका जो डायग्नोस्टिक केस चाहे वो प्राइमरी पर्सन से हो या आपका सेकेंडरी पर्सन से हो, जो आपका फास्ट डायग्नोस्टिक केस है उसको हम बोलते हैं कि टर्शियरी केस, सॉरी नॉट टर्शियरी, दैट इज इंडेक्स, सॉरी सॉरी, देखिए प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, इंडेक्स केस, नॉट टर्शियरी केस, गलती से फ्लो में बोल दिया। जो आपका फास्ट डायग्नोस्टिक केस होगा, चाहे वो प्राइमरी से आए चाहे वो सेकेंडरी से आए, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स केस। ठीक है, तो फास्ट सिम्टोमेटिक पर्सन इज द प्राइमरी केस, उसके बाद जितने भी लोग सिम्टोमेटिक होंगे वो आपका सेकेंडरी में आएंगे। उसके बाद जो डायग्नोस्टिक फास्ट डायग्नोस्टिक केस को हम लोग इंडेक्स केस बोलेंगे। ठीक है, होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। जो केस एंड क्लियर, केस एंड करियर आपका क्लियर हो गया, प्लस फेजेस ऑफ डिजीज। देखिए फेजेस ऑफ डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए आप जो भी मैंने बोला आप इजीली समझने की कोशिश करना। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। आप जितना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैंने कुछ लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात की थी, मैंने कुछ लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात की थी। तो आप देखिए जो RNTCP, जो जैसे मैंने बोला था, लाइक कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होती है। तो जो RNTCP मान लीजिए आपको, तो RNTCP आपको कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर, आपका जितना भी ये जो प्रोग्राम, आपका जितना भी ये प्रोग्राम आएगा ना, जो आपका नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम वगैरह आएगा, चाहे वो RNTCP हो, MTCP हो, NBCP हो, मतलब मलेरिया,
नेशनल नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम हो, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम हो, जो भी हो, आपका देखिए ये सब ना सेकेंडरी में आएगा। आपका जो भी आपका नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो भी हो, जितना भी नेशनल हेल्थ कंट्रोल प्रोग्राम हो, ऑल कमिंग अंडर सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सी ठीक है, आप आंख बंद करके सेकेंडरी कर दो, आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके सेकेंडरी करना, ठीक है, आपको और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछे हैंड वॉशिंग कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन थी, देखिए हम हैंड वॉशिंग मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं खुद को प्लस दूसरों को भी। पहले तो खुद को कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जैसे मैंने बोला था, आपका हेल्थ देखिए, आपका प्राइमर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, आपका जो प्री पैथोजेनेसिस फेज, पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस में क्या, प्री पैथोजेनेसिस फेज, पैथोजेनेसिस फेज। प्री पैथोजेनेसिस में प्राइमोडियल, प्राइमरी, पैथोजेनेसिस में सेकेंडरी, टर्शियरी। आपका प्राइमोडियल में आपका हेल्थ एजुकेशन आता रहा, हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी में क्या आ रहा था आपका, लाइक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। प्राइमरी में क्या आ रहा था, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो आपका जो हैंड वॉशिंग है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में जा रहा है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ठीक है। अगर मैं आपको दो चार क्वेश्चंस और पूछूं, ठीक है, लाइक डॉट्स थेरापी, आपका डॉट्स थेरापी कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है। देखिए डॉट्स थेरापी हम किसको देंगे, जब हम ऑलरेडी टीबी डायग्नोस्ट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब हम लोग ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं कि नहीं। मतलब डॉट्स थेरेपी किसको देंगे, जो टीबी एटलीस्ट जो भी डायग्नोस थोड़ा बहुत हुआ है, वो हम स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑलरेडी तो टीबी हो गया, हम थोड़ी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर पाएंगे। मतलब ये आपका जो ईयरली जो डिजीज डायग्नोसिस हुआ है, जो ईयरली जो डायग्नोस ट्रीटमेंट, मतलब ईयरली ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, तो ये आपका आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। जो डॉट्स थेरापी है ये आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि स्मोकिंग को अगर बंद करेंगे, अगर मैं बोलूंगा कि स्टॉप स्मोकिंग, अगर आपको स्मोकिंग बंद करना है, तो आपका कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए स्मोकिंग हम, अगर आप कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम उसको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना। लाइक देखो, अगर स्मोकिंग करोगे तो कैंसर होने की चांसेस होती है, लंग्स कैंसर की चांसेस होती है, तो आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ये स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो ये एक हो गई प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए ऐसे बोलने से तो देखिए आपको अपना, देखिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि प्राइमोडियल क्या है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी क्या है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछे, जरूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस पढ़ाया हूँ उसमें से ही पूछे। आपको अभी पूछ लेगा कि क्वारंटाइन, आपको अभी मान लीजिए आपको पूछ लेगा क्वारंटाइन कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होती है। आप बोलोगे सर तो पढ़ाया नहीं तो कैसे करें, तो आपको पता होना चाहिए ना कि लाइक क्वारंटाइन होता क्या है। क्वारंटाइन क्या होता है, हम क्वारंटाइन कब करवाते हैं, क्वारंटाइन कब करवाते हैं, या क्वारंटाइन किसको करवाते हैं। जो पर्सन जो पर्सन ऑलरेडी, मान लीजिए इन्फेक्टेड, मतलब एक पर्सन से एक पर्सन, देखिए आपका कोविड का टाइम में क्वारंटाइन हो गया, ऑलरेडी एक पर्सन इन्फेक्टेड है, हम उसको क्वारंटाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि इस पर्सन से दूसरे पर्सन को अफेक्ट ना हो या ना फैले। मतलब हम दूसरे पेशेंट, मतलब इसको तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कर रहे हैं, इसको तो हमने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्लस दूसरों को भी दे रहे हैं ना। तो ये हो गया आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये हो गया आपकी प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा रैशनल निकालना है, ठीक है, बिकॉज विदाउट रैशनल नथिंग इज देयर, ठीक है। अभी बोलेगा आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, तो वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी। अगर आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट अगर प्रेग्नेंट वुमेन को दे रहे हैं, अगर आपको ये प्रेग्नेंट वुमेन बोलेगा तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हैं। अगर आपको पूछे आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट कोई है ऑलरेडी, उसका हीमोग्लोबिन वगैरह डाउन है, तो उसको क्या कर रहे हैं, वो तो आपका ईयरली डिजीज मतलब ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हो ना, मतलब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। तो आपका ये हो गया प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने थोड़ा सा आईयूडी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है हम थोड़ा आईयूडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको सबको पता है आईयूडी क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस।
आईयूडी क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए पहले मैं क्वेश्चन थोड़ा लेके आया हूँ, उसके बाद थोड़ा थ्योरी लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है? उसके बाद थोड़ा थ्योरी लेके आएंगे आपके लिए। विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ आईयूडी? आपको पूछ रहा है अगर कोई पेशेंट से हम लोग आईयूडी यूज कर रहे हैं तो उसका जो कॉमन साइड इफेक्ट वो क्या होती है? आपका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होती है? फर्स्ट इज ट्यूबल प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ यूटेरस, एक्सपल्सन द डिवाइस, मतलब एक्सपल्सन ऑफ द डिवाइस होने की चांसेस है। एन एक्सरसाइज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, एन एक्सरसाइज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। क्या हो सकती है आप बोलो? देखिए अगर कॉमन साइड इफेक्ट की बात करेंगे ना, तो देखिए हम पहले थोड़ा आईयूडी के बारे में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा आईयूडी के बारे में बात करेंगे। आईयूडी क्या होती है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो अगर कोई पेशेंट लाइक ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप होती है, ये आपका एक कॉन्ट्रासेप्शन के अंडर आती है, ठीक है? तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव में तो बहुत सारा चीज़ होती है। लाइक अगर मैं थोड़ा कॉन्ट्रासेप्शन का बात करूं, देखिए मैं थोड़ा सा अगर आपको हिंट्स दूं, ये हो गई आपकी कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन में हमको पता है दो टाइप की होती है। एक होती है परमानेंट, ठीक है? एक होती है आपकी टेम्पोररी। एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्पोररी। परमानेंट में हम क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन। परमानेंट में हम क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन। जब भाई स्टेरिलाइजेशन ऐसा नहीं है कि मतलब आप माइक्रोवेव बोल रहा हूँ क्या, CSSD लेके कोई पर्सन को स्टेरिलाइज कर दोगे, ऐसा नहीं है। स्टेरिलाइजेशन मतलब हमने टोटल एब्स्टिनेंस, मतलब आप सेक्स तो करोगे लेकिन ऐसा नहीं कि आपका जो जो स्पर्म, ना तो स्पर्म आपका प्रोडक्शन होगा, ना ही हमका जो फीमेल में या तो जाके आपका प्रेगनेंसी करवाएगी, ठीक है? मतलब आप सेक्स तो करोगे लेकिन आपका जो फ्यूचर में कुछ होने वाला नहीं है। मतलब अगर हम बोलेंगे कि मेल में तो करेंगे भासेक्टोमी, मेल में तो हम लोग करेंगे भासेक्टोमी। जो हम लोग का भैंस डिफरेंस है, जो हमारा भैंस डिफरेंस जो कि स्पर्म फ्लो में हेल्प करती है, ठीक है, जो स्पर्म प्रोडक्शन में काम कर रही है, ठीक है, जो एपिडाइडमिस है वहाँ से हम कट कर देंगे, मतलब भासेक्टोमी, जो एक्टोमी रिमूव कर देंगे ताकि जो स्पर्म प्रोडक्शन और ना हो पाए। प्लस फीमेल में हम क्या करेंगे? ट्यूबेक्टोमी। जो आपका फालोपियन ट्यूब है, जो आपका फालोपियन ट्यूब है, यूटेरस तो रहेगा, हमारा जो फालोपियन ट्यूब है उसको कट कर देंगे, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है? तो ना तो प्रेगनेंसी हो पाएगी ना इनका स्पर्म प्रोडक्शन होगा, ठीक है? तो कुछ काम के नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं शुद्धिकरण, सुशुद्धिकरण। आपने देखा होगा जो क्या वेब सीरीज एक था बॉबी देओल का, ठीक है? बॉबी देओल और सनी देओल का कुछ था एक वेब सीरीज, याद नहीं यार, आश्रम 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 वेब सीरीज। तो जिसको बोलते हैं सुशुद्धिकरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं सुशुद्धिकरण। तो पूरा आप शुद्ध होके घूमते रहोगे, ठीक है, आप कुछ काम के नहीं रहे फिर, ठीक है, ऐसा। तो ये हो गया आपका परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड। अगर हमने टेम्पररी का बात करेंगे, टेम्पररी में 4-5 टाइप का होती है। जैसे पहले होती है आपका नेचुरल, ठीक है, नेचुरल मेथड। नेक्स्ट होती है बैरियर मेथड, मतलब बैरियर मेथड मतलब हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। नेचुरल मेथड मतलब हम सेक्स वगैरह सेक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट होती है आईयूडी, कुछ आईयूडी इंसर्ट करके हम वो प्रेगनेंसी नहीं करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी हार्मोनल मेथड, नेक्स्ट होती है आपकी हार्मोनल मेथड। ये हम सब मेथड एक दूसरे क्लास में लाएंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पे जो मोस्टली एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट आईयूडी में होती है, तो हम थोड़ा सा आईयूडी के बारे में बात करेंगे, हम थोड़ा आईयूडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सॉरी, देखिए आईयूडी जो होती है, आईयूडी जो होती है, आपको मैंने यहाँ पर आईयूडी के बारे में बात करेंगे। देखिए आईयूडी का बहुत सारा टाइप्स होती है, आईयूडी का टाइप्स बहुत सारी होती है। मतलब ये 3 टाइप की यूजुअली होती है। आपकी हो गई फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। जो अगर हम बोलेंगे कि फर्स्ट जनरेशन जो है ये आपका ओल्डेस्ट आईयूडी है,
जो फर्स्ट जनरेशन होती है आपके ओल्डेस्ट आईयूडी होती है, मतलब ये नॉन मेडिकेटेड है, इसमें जो आईयूडी में कुछ मेडिकेशंस वगैरह नहीं रहता था। देखिए सेकंड एंड थर्ड वो आपका न्यूअर है, ये न्यूली डेवलप हुआ है, ठीक है। अभी न्यूली मतलब कुछ महीने या कुछ साल, ये तो नहीं बता सकते, ठीक है। जो सेकंड आईयूडी है ये आपकी कॉपर की होती है, सेकंड आईयूडी कॉपर की। ये जो नॉन मेडिकेटेड दिया हुआ है ये आपका पॉलीइथाइलिन से तैयारी थी, ठीक है। ये जो आपका आईयूडी थी ये आपका पॉलीइथाइलिन से थी, पॉलीइथाइलिन। नेक्स्ट जो ये सेकंड जनरेशन जो है आपकी कॉपर की थी। थर्ड जनरेशन की जो है ये आपका हार्मोनल आईयूडी है, ये आपका हार्मोनल आईयूडी बोलेंगे या तो हम इसको मिनेरा बोलेंगे, हार्मोनल या तो मिनेरा, हार्मोनल आईयूडी बोलेंगे, ठीक है। तो ये कोई आपके थोड़ा सा आईयूडी के बारे में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, जो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन पूछा है। देखिए हमने और भी बात करेंगे, हम और भी बात करेंगे जो आईयूडी के रिलेटेड जो क्या क्या साइड इफेक्ट होती है, ठीक है। देखिए अगर मैं साइड इफेक्ट का बात करूं, मैं अगर साइड इफेक्ट का बात करूं, अगर फास्ट, देखिए 4-5 टाइप का साइड इफेक्ट होती है, ठीक है। पहले होती है आपकी ब्लीडिंग, जो मोस्ट कॉमन। देखिए यहाँ पर भी मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा है, लेकिन अगर मोस्ट कॉमन पूछे फर्स्ट ऑप्शन ब्लीडिंग जाएगा। एज यहाँ पर आपका ब्लीडिंग नहीं है, एज आपका यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शंस भी नहीं मैच हो रहा है। सेकंड में आपका क्या जाएगा, सेकंड में आपका क्या जाएगा, पेन। अगर आपको सेकंड मोस्ट कॉमन की आईयूडी की साइड इफेक्ट पूछे तो पेन। थर्ड में क्या जाएगा, यूटेराइन परफोरेशन। थर्ड में क्या जाएगा, यूटेराइन परफोरेशन, ठीक है। फोर्थ में क्या जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फोर्थ में क्या जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आप ऐसे ही याद रख सकते हो, BPUP, ये मेरा शॉर्ट फार्मूला है। लाइक पास्ट तो ब्लीडिंग, पेन, यूट्राइन परफोरेशन, प्रेगनेंसी मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो देखिए हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, हम लोग जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसको हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी, इसको हम बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। देखिए मोस्ट कॉमन पूछा है, आप क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए, मोस्ट कॉमन पूछा है। मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग। बट आपको यहाँ पे कहीं पे ब्लीडिंग लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है। आपको क्या जाएगा तो फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी जाएगा, या रप्चर ऑफ यूट्रस जाएगा, या एक्सपल्सन ऑफ डिवाइस जाएगा, या एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। भाई ब्लीडिंग कहाँ से होगी, ब्लीडिंग आपका जरूरी थोड़ी कि नाक और मुंह से होगी, ऐसा नहीं है। आपका जो मेंस्ट्रुएशन है, आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो ज्यादा होगी। मतलब देखिए आपको क्वेश्चंस घुमा के देके गया है, मतलब एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। ब्लीडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एपिस्टाक्सिस होगा, हेमाटेमेसिस होगा, ऐसा नहीं है। आप इंसर्ट कहाँ से कर रहे हो, जेनेटेलिया से, लाइक आपका वेजाइना से इंसर्ट कर रहे हो, राइट। आपको वेजाइना से देके आपको यूट्रस में जाके इंसर्ट कर रहे हो, तो आपका थ्रो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहाँ से होती है, वेजाइना से होती है। तो आपको वहां से लाइक दिया हुआ है एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब आपका जो ब्लीडिंग होगी वो आपकी सीवियर होगी। आप ये मत कीजिएगा कि ट्यूबल प्रेगनेंसी आपको देखो, कोई कोई ऐसा होता है कि लाइक क्या है ना, वो सोचते हैं कि भाई ब्लीडिंग है तो सिर्फ ब्लीडिंग ही हमें दिखना चाहिए। हम थोड़ा दिमाग में जोर डालना, ठीक है। आप करने वाले तो क्या, ट्यूबल प्रेगनेंसी, क्योंकि आपको पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ऑल्सो नोन एज ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है। मोस्ट ट्यूबल प्रेगनेंसी होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी तक जाते। भाई ब्लीडिंग, ब्लीडिंग देखिए यहाँ पर पेन नहीं दिया हुआ है, मोस्ट कॉमन दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग एंड आपका सेकंड मोस्ट कॉमन पेन। ऐसा ये फालतू में क्वेश्चंस नहीं दिया हुआ है। देखिए एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, दिमाग में जोर डालो, दिमाग में जोर डालो क्वेश्चंस को। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़ो, बट ऐसा नहीं कि आप 10 बार पढ़ने के बाद आंसर करो, तब तक आपका टाइम निकल गया। 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चन, खत्म कहानी, ठीक है। तो आपका ये होगी आंसर, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये हुई ब्लीडिंग, ठीक है। मोस्ट कॉमन क्या है, ब्लीडिंग। सेकंड मोस्ट कॉमन पेन, नेक्स्ट यूट्राइन परफोरेशन, नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देख क्वेश्चंस का आंसर हम तो थ्योरी कवर अप कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बचेगा। अगर मैं पूरा थ्योरी बोलने के लिए जाऊं फिर क्वेश्चंस करूं, आपका ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट होगा, आपके लिए और भी अच्छा है। बट एज हमारा एग्जाम धीरे धीरे और भी पास आ रहा है, आपको दोनों चीज अगर साथ में करेंगे तो आपको थोड़ा सा क्या है ना,
आपका दिमाग ज़्यादा तेज चलने वाला है, प्लस आप ज़्यादा टाइम ध्यान रख पाओगे, इतना मुझे पता है। देखिए, अगर आपको पूछे बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी, आपको अगर पूछे बेस्ट टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ आईयूसीडी, आपको ऐसा कौन सा टाइम है जो आपको बेस्ट टाइम। देखिए, मैं अगर टाइम ऑफ इंसर्शन का बात करूं, अगर मैं टाइम ऑफ इंसर्शन का बात करूं आईयूडी के, अगर मैं टाइम ऑफ इंसर्शन का बात करूं आईयूडी के, तो देखिए बेस्ट टाइम जो होती है आपका फास्ट जो होती है विद इन 5 डेज ऑफ एमसी, विद इन 5 डेज ऑफ एमसी, ठीक है। सेकंड में आपकी आएगी इमीडिएट, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी। अगर मान लीजिए किसी को डिलीवरी हो गई है बट आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी डाल दीजिए। बट इमीडिएट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी अगर आप आईयूडी इंसर्ट कर रहे हो तो एक क्या होती है, एक्सपल्सन चांसेस ज़्यादा होती है, एक्सपल्सन की चांसेस वो बहुत मैक्सिमम होती है। क्यों? एज आपका यूटेराइन कंट्रैक्शन जो है वो आपका यूटेराइन पूरा रिलैक्स स्टेज में नहीं आया है। यहाँ पे क्या बोला है, इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, मतलब आपका बच्चा आने से ही प्लासेंटा कट वगैरह करने से ही तुरंत ही डाल दो, तो यूटेराइन कंट्रैक्शन थोड़ा देर के लिए रहता है, तो जिसके वजह से आपका एक्सपल्सन की चांसेस हो सकती है। नेक्स्ट जो आएगा आपका डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद मतलब डिलीवरी टू 42 डेज के अंदर, आपका आज डिलीवरी हुआ है, नेक्स्ट 42 डेज या तो 6 वीक्स के अंदर, मतलब 42 डेज या तो 6 वीक्स के अंदर आप डाल सकते हो, मतलब 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइक 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, नॉट डिलीवरी टू 6 वीक के अंदर, 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी आप जो आईयूडी है वो टाइम ऑफ इंसर्शन, ये 3 टाइम है बेस्ट टाइम जो इंसर्ट करने की, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए, अगर आपको आप किसी पेशेंट में आईयूडी इंसर्ट किए हो, आपका प्राइमरी नर्सिंग एक्शन या आप ऐसा पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे, एज ए नर्स आप पेशेंट को क्या हेल्थ एजुकेशन दोगे, ये कोई बता दो तो मैं मान जाऊंगा ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। जो आपका हेल्थ एजुकेशन एज ए नर्स, अगर आप मान लीजिए कोई पेशेंट में आप आईयूडी डाले हुए हो, ठीक है, देखिए आप उसको बोलिए कि फॉलो अप करने के लिए, आप उसको बोलिए कि फॉलो अप करने के लिए, फॉलो अप कब करेंगे, ठीक है। आपका सपोज मान लीजिए आज आईयूडी डाले हो आफ्टर द फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगा, ठीक है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल तो आपका कंटिन्यू होगा, उसको बोलना है कि आप आफ्टर फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आके फॉलो अप करना है। क्यों फॉलो अप करना है, रीजन क्या है, क्यों, टू चेक, क्योंकि जो आईयूडी है वो आपका एक्सपल्सन की चांसेस रहती है, ठीक है। तो ऐसा देखने की लाइक टू चेक द एक्सपल्सन ऑफ आईयूडी, टू चेक एक्सपल्सन ऑफ आईयूडी, जो आपका आईयूडी है वो आपका प्रॉपर पोजीशन से एक्सपल्सन हुआ हो गया है या स्पॉन्टेनियसली आउट हो गया है, वो चेक करने के लिए हम लोग फॉलोअप के लिए बोलते हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एज ए नर्स, अगर कोई पेशेंट को आप आईयूडी लगा रहे हो, क्या आप एज ए नर्स हेल्थ एजुकेशन या प्राइमरी नर्सिंग एक्शन आप हेल्थ एजुकेशन क्या दोगे फॉलोअप करने के लिए, आप बोलो कि फॉलोअप करने के लिए, ठीक है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन था द बेस्ट टाइम, तो बेस्ट टाइम आपका क्या रहेगा, विद इन फास्ट वीक ऑफ, क्या रहेगा, विद इन फास्ट वीक ऑफ सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, 14 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड, भाई 1 वीक बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड तो नहीं डालना है, ठीक है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, विद इन फास्ट वीक ऑफ सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होने के बाद, ऐसा नहीं है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, मैंने बोला लाइक विद इन 5 डेज ऑफ एमसी, आपको क्या करना है, मतलब विद इन 5, देखिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड 1 to 7 डेज आपकी चलती है, 1 to 7 डेज आपको एमसी चलती है, तो उसके दौरान आपको इंसर्ट करना है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, ना कि विद इन फर्स्ट वीक ऑफ सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। मतलब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के बाद सपोज मान लीजिए आज स्टॉप हुआ, आज से लेके नेक्स्ट 12 तारीख के अंदर, मतलब उसके पहले तो आपका ऑलरेडी मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हो गया, ऐसा नहीं, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड करना है, या तो आपको विद इन 5 डेज ऑफ एमसी। अगर आपको देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बोला है सेसेशन, सेसेशन मतलब स्टॉप, आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ है वो आपका स्टॉप हो गई है,
स्टॉप होने का 1 वीक, विद इन 1 वीक, ऐसा नहीं है। आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रही है ड्यूरिंग करो, या तो विद इन 5 डेज ऑफ एमसी, एमसी चलते हुए आपको करना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ थोड़ा इमेज बेस। देखिए ये जो मैं यहाँ पे कॉपर टी का इमेज लेके आया हूँ, मैं यहाँ पर कॉपर टी के इमेज लेके आया हूँ, ठीक है। तो आपको कॉपर टी के इमेज भी पूछा जाता है, बहुत बार भी पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको पूछे, देखिए पहले तो आपको ये कॉपर टी ऐसा टी नाम क्यों दिया गया है, फर्स्ट थिंग टी नाम क्यों दिया है, एस आप देख सकते हो ये एक टी टाइप दिखाया जाता है, ये आपका टी टाइप दिख रहा है, तो इसीलिए कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉपर टी का टाइमिंग होता है, नॉट टाइमिंग, टाइप्स। ये 380 है, ये आपका 380 है, ये 220 है, 200 है, 375 है, ये नोवा टी है। देखिए अगर देखिए ये जो बोला है, देखिए इसको बोलते हैं आर्म पार्ट, इसको बोलते हैं आर्म। ये जो टी वाला का, टी का ऊपर वाला को आर्म बोलते हैं, और ये वाला पार्ट को हम लोग स्टेम बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग स्टेम बोलते हैं। देखिए नाम कैसे अलग अलग है। देखिए ये जो ऊपर में, ये ऊपर में आपका कुछ भी कॉपर नहीं लगा हुआ है, जो आपका कॉपर लगा हुआ है वो यहाँ पर ऐसे टाइप का लगा होता है, मतलब आपका बीच बीच में गैप होगा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली लगा है, कंटिन्यूसली नहीं लगा है। वो होती है कॉपर टी, नॉट TCU, एक्चुअली ये कॉपर टी को कैपिटल में डोनेट करना है, कॉपर टी 200। 220 में अगर देखिए ऊपर में से दो तो होगा, देखिए कॉपर टी 200 और 380 में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिए ये और ये पोजीशन सेम रहती है, ये आपकी जो पोजीशन है, ये आपकी जो पोजीशन है ये आपकी सेम रहती है, ठीक है। ये पोजीशन आपकी सेम रहती है। देखिए ये जो स्टेम पार्ट जो है ना, ये आपकी जो स्टेम पार्ट है, ये आपकी कंटिन्यूस रहती है। कंटिन्यूस कहाँ रहती है, 380 में कंटिन्यूस रहती है। 220 में जो है ये आपके इतना तक, फिर थोड़ा गैप आएगा, फिर थोड़ा गैप आएगा, फिर थोड़ा गैप, ये होती है 220, मतलब यहाँ पर थोड़ा गैप होगा। बट ये जो 380 है ये पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस में जाएगा, आपका यहाँ कुछ भी गैप नहीं रहती है, आपका यहाँ कुछ भी गैप नहीं रहती है। ये होती है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर आपको ऐसा टाइप का दिखाई दे रहा है, मतलब ये तीर टाइप का, ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉपर टी 375, ये कॉपर टी 375, ठीक है। तो आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर हो गया, कुछ डाउट नहीं हुआ होगा। ये कॉपर टी 200, 220, 380 है, मतलब अगर बोलेंगे 4-5 टाइप की होती है। ये हो गई नोवा टी, ये आपका थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा हल्का कर्व होगा, ठीक है। ये जो थ्रेड टाइप का होता है ना, ये इसलिए होता है ताकि अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि लाइक आपको एज ए नर्स आपको क्या करना है, एडवाइस देना है कि फॉलो अप करना है। सपोज मान लीजिए किसी में IUD लगाया हुआ है, अगर एक्सपल्सन होगा ना, अगर मान लीजिए एक्सपल्सन हो गया तो ये क्या होगा, ये आपका आउट ऑफ, मतलब वाजाइना के आउटसाइड दिखाई देगा। ये इसमें से हम लोग एक्सरे करके, या तो अगर देखेंगे कि थ्रेड आउटसाइड अगर आ गया है, अगर मान लीजिए ये वाला थ्रेड आपका आउटसाइड आ गया है, दैट मीन्स आप क्या सस्पेक्ट करोगे कि आपका IUD, जो आपका IUD वो आपका आउट हो गया है, जो आपका IUD वो आपका आउट हो गया है, इसलिए हमने ये थ्रेड रखा है। ये जो थ्रेड इसलिए रखते हुए हैं, हमने नहीं रखा है, बट ये पहले से ही आता है। इसकी ये जो रीजन है उसका ही रीजन है कि आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये थ्रेड से पता चलेगा। क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो पूरा अंदर में रहेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि कितना बाहर है कितना अंदर है। ये थ्रेड जितना बाहर आएगा ये उसका ये पता लगेगा कि IUD बाहर है या अंदर है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर बोला कि कॉपर टी 200, 220, 380। देखिए फर्स्ट थिंग तो ये Cu4 आपका हो गया कॉपर, आपका ये जो Cu4 हो गया, Cu4 आपका हो गया कॉपर, ये टी शेप में होती है। ये जो 200, कोई मुझे बता सकते हैं 200 का मीनिंग क्या है, ये जो 200 क्या होती है, मतलब 200 मतलब ये आपका जो कवरेज एरिया रहती है ना, जो आपका कवरेज एरिया रहती है, कवरेज एरिया ऑफ कॉपर, जो आपका कॉपर की कवरेज एरिया रहती है वो आपकी 200 होती है।
मतलब ये आपका अगर पूछे कि स्क्वायर एमएम में, ये आपका स्क्वायर एमएम में आती है, ठीक है। जो मान लीजिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर जो ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, अगर 200 में ये जो पार्ट है ये स्क्वायर एमएम में, ये आपका 200 स्क्वायर एमएम की कॉपर लगा हुआ है। सेम है 220 में भी सेम है, 380 में सेम है, 375 में सेम है, ठीक है। कुछ अगर अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कौन सा, ऐसा आपका कौन सा जो कॉपर टी है, मतलब जो आईयूडी है, जो आईयूडी कितने तक, जो आईयूडी जो हो, कौन सा आईयूडी कितने तक यूज कर सकते हैं, कौन सा आईयूडी कितने तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बेस्ट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन बिटवीन, मैंने ऑलरेडी बोला हुईच डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल, विद इन 5 डेज। विद इन 5 डेज मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, विद इन 5 डेज मतलब आपका क्या आंसर क्या जाएगा, 3 to 5 डेज, ये हो गई आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप देखिए, हाँ, आईयूडी नीड्स टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर, ऐसा कौन सा आईयूडी है जो आपको 10 साल तक रख सकते हो। देखिए 10 साल तक, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपको, ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 साल तक कॉपर T380 है रख सकते हो। अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि कॉपर T200, अगर देखिए कॉपर T200 जो है ये आप 5 ईयर्स तक रख सकते हो। कॉपर टी है T80 है, ये आप 10 ईयर्स तक रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर नोवा टी है, वो भी आप 5 ईयर्स तक रख सकते हो, वो आप 5 ईयर्स तक रख सकते हो, ठीक है। जो प्रोजिस्ट्रेट है ये आपका आईयूडी नहीं है। देखिए पेन्स, मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है, पेन्स इंडिकेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपका जब आईयूडी लगा रहे हो, जो पेन्स होती है, PAINS पेन्स जो होती है, ये आपका क्या इंडिकेट करती है, ये आपको क्या इंडिकेट करती है, ठीक है। देखिए पेन्स का अगर फुल फॉर्म की बात करें, ये पेन्स मतलब वो पेन नहीं जो पेन आपको दर्द देती है, ठीक है। वो पेन, ये पेन नहीं जो आपको दर्द देती है, ये पेन वो पेन है जो आईयूडी का टाइम में यूज होती है, ठीक है, जिसका मतलब जिसको डेंजरियस होती है क्या क्या केस में, वो पेन ये पेन नहीं, समझ लीजिए। तो पी पर अगर मैं बोलूंगा कि पी पर आपका जो पीरियड होती है, ये आपका मिस्ड होगा या लेट पीरियड होगा, आपका जो पीरियड होगा ये आपका मिस्ड पीरियड होगा या तो लेट पीरियड होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका ए फॉर, ए फॉर आपका एब्डोमिनल पेन आएगा, ए फॉर आपका एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आई फॉर में क्या होगा, आपका इंक्रीज टेम्परेचर आएगा, आपका जो टेम्परेचर होगा लाइक इंक्रीज टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। एन पर आपका क्या होगा, नोटिसेबल डिस्चार्ज आएगा, एन पर आपका क्या आएगा, नोटिसेबल डिस्चार्ज, जो कुछ अगर डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, एस पर स्पॉटिंग, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, स्पॉटिंग, ठीक है। तो ये जो पेन्स किसको इंडिकेट करती है, पेन जो है आपका इंडिकेट करती है द डेंजर साइन ऑफ आईयूडी, जो पेन्स होती है आपका आईयूडी को डेंजर, जो डेंजर साइन ऑफ आईयूडी, ठीक है, डेंजर साइन को इंडिकेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ आईयूडी इंसर्शन क्या होगा। ऑलरेडी बोला ड्यूरिंग और विद इन 10 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अगर आपका 5 डेज नहीं है तो आप 10 डेज में जा सकते हो, 7 डेज में भी जा सकते हो, ठीक है, एज पर द ऑप्शन। कॉपर टी 380 कितने तक की देती है, 10 ईयर्स की, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन आईयूडी, एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन आईयूडी, सेकंड जनरेशन आईयूडी कौन सी होती है आपकी, कॉपर टी 380 है सेकंड जनरेशन। देखिए आपका ये जो फर्स्ट जनरेशन कौन सी होती है, फर्स्ट जनरेशन आपकी नॉन मेडि, देखिए अगर मैं जनरेशन की बात करूं, अगर मैं आपको जनरेशन की बात करूं, ये जो मैं टेबल में आपको बताया था, देखिए सेकंड जनरेशन आईयूडी कौन सी होती है,
सेकंड जनरेशन आईयूडी होती है आपका ये कॉपर T380 है। अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं, फर्स्ट जनरेशन की बात करने जो पॉलीइथाइलिन मैंने बोला था, लाइक ये आपका पॉलीइथाइलिन जो होती है ये आपका फर्स्ट जनरेशन की कॉपर टी होती है, ठीक है। सेकंड जनरेशन की जो आईयूडी होती है, सेकंड जनरेशन की वो आपका कॉपर होती है, सेकंड जनरेशन की कॉपर होती है। अगर थर्ड जनरेशन की पूछे ये आपका हार्मोनल होती है, हार्मोनल और मिनेरा, हार्मोनल और मिनेरा, जिसमें हमारा आती है लाइक प्रोजेस्टेरेट, जिसमें प्रोजेस्टेरेट LNG-20, ठीक है, LNG-20 लाइक मतलब लिवोनोर्जेस्टेरॉल, LNG जो होती है आपका लिवोनोर्जेस्टेरॉल, लाइक मिनेरा जो क्या करती है लिवोनोर्जेस्टेरॉल ये होती है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। कॉपर में आपका 200, 220, 388, 250, 375 वो सब सेकंड जनरेशन की होती है, ठीक है। होप आपको इसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूं कि पेयर इंडेक्स व्हाट, ये कोई मुझे बता सकता है कि जो आईयूडी के पेयर इंडेक्स कितने होगी? आईयूडी का पेयर इंडेक्स ऑफ आईयूडी कितने होगी? 2 होगी। देखिए पेयर इंडेक्स